चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसके कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, कैसे ये काम करता है। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एलन ट्यूरिंग ने क्या कहा है। एलन ट्यूरिंग एक फेमस मैथमेटिशियन और जो है एक ये लीडिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा है, ए कंप्यूटर डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ इट कुड डिसीव अ ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज अ ह्यूमन। मतलब एक इंसान को ये यकीन दिला दे कि सामने जिससे वो बात कर रहा है इंसान, वो एक इंसान ही है, तो वो कहलाएगा एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर। और इसी इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में लाने की जो प्रक्रिया है या जो टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं एआई, जो आप सबने आज के दिन सुना होगा। काफ़ी फेमस जो है आज के दिन का टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नॉट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब कि हम उसको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, तब वो क्या लेगा, टू एक्सेप्ट डाटा, इनपुट लेगा वो हमसे। जो हम उसको इनपुट देंगे, उसको ये देन प्रोसेस करेगा एंड उसी के बेस पे वो रिजल्ट जनरेट करेगा। मतलब कि जो आपका रिजल्ट है वो आपकी इनपुट के बेस पे और कैसे प्रोसेस करने के लिए उसको प्रोग्राम्ड किया गया है उसी पे डिपेंड करता है। ए कंप्यूटर अलोंग विद द एडिशनल हार्डवेयर, क्या चाहिए उसको, एडिशनल हार्डवेयर भी चाहिए एंड सॉफ्टवेयर। जब ये दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वो होता है जो आपको सामने दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर उसके अंदर का जो प्रोग्राम डाला हुआ है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है एक सिस्टम प्रोग्राम है। कई तरह के प्रोग्राम होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये बनता है एक कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरीली कंप्राइजेज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो एक बॉक्स आप देखते हैं जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, हालांकि वो सीपीयू नहीं होता है, वो कैबिनेट बॉक्स होता है। तो उसको माना गया है सीपीयू। उसी के अंदर मेमोरी होती है और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। और अलग से लगे होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ऑल these components function together as a single unit। ये सब एक तरह एक मिल के काम करते हैं। तब क्या होता है? डिलीवर द डिज़ायर आउटपुट। ये हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देते हैं। अगर डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं देंगे तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। जैसे हम ए प्लस बी करना चाहें और वो बताए ए माइनस बी, तो वो डिज़ायर्ड नहीं है। ए कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस। तो कंप्यूटर बहुत सारी फॉर्म्स में आता है। आजकल तो मोबाइल भी की फॉर्म में आने लगा है। बहुत छोटा कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर होते हैं जो पूरे रूम्स में भी आते थे। ठीक है, वर्क स्टेशंस होते हैं, सर्वर्स होते हैं। और आजकल तो एम्बेडेड सिस्टम भी आने लग गए हैं। जैसे हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइस हैं उन सब के अंदर छोटी छोटी चिप्स इंस्टॉल होती हैं जिनको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंप्राइज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी। मेमोरी सेव करने के लिए होती है। मेमोरी जो आप समझते हैं कि मेमोरी जो हम बोल देते हैं इसमें कितनी मेमोरी है, तो वो मेमोरी नहीं है। मेमोरी होती है इसकी, जब हम बात करते हैं मेमोरी की तो वो हम रेफर कर रहे होते हैं रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, एसएसडी वगैरह, तो ये उसमें आती हैं। ऑल दिस कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर, ये सब एक साथ काम करते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस। इट कैन वेरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू है पर्सनल डेस्कटॉप। हाई एंड सर्वर जो होता है वो भी कंप्यूटर है, और जो एक पर्सनल डेस्कटॉप आपके घर में है या लैपटॉप है या टैबलेट कंप्यूटर स्मार्टफोन है, वो भी एक आपका कंप्यूटर ही है। फिगर 1.1 में देखेंगे हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम से हम समझते हैं कि वो चीज़ है क्या, वो कैसे काम करती है। ब्लॉक डायग्राम में वो रियल नहीं है, लेकिन उसके पीछे कैसे डाटा फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ डाटा फ्लो करेगा और क्या क्या पार्ट्स होंगे, वो एक ब्लॉक डायग्राम में दिखाए होते हैं। द डायरेक्टेड लाइंस रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द डाटा एंड
सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट्स, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। सेकेंड स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम, सेंड कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट है, सारे उसी के अंदर होते हैं। इनपुट डिवाइस अलग से लगी होती है, कीबोर्ड माउस स्कैनर्स एट्सेट्रा। और आउटपुट डिवाइस जैसे कि हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन में जो है हमारी अगर टच स्क्रीन है तो वो एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, जिस पे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं एसएसडी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एट्सेट्रा। प्राइमरी मेमोरी में आती है बेसिकली रैम, जो कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग करने में मदद करती है। कंप्यूटर की जो भी स्टार्ट होने से लेके ख़त्म टर्न ऑफ होने तक ये सारी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी में काम करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? इन चीज़ों को कंट्रोल करती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से कब फ्लो होगी, कौन सी बस एक्टिवेट होगी, डाटा कहाँ से किसके पास जाएगा, कौन सी डिवाइस सेंडिंग मोड में होगी, कौन सी रिसीवर मोड में होगी, कौन सी डिवाइस क्या कब फंक्शन करेगी, वो कंट्रोल यूनिट और क्लॉक्स वगैरह से के थ्रू काम करता है। वो हम देखेंगे बाद में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि अर्थमेटिक समझते हैं आप, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये सब जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है जिसमें काउंट का ग्रेटर देन, लेस देन, या ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करे, ये नहीं ट्रू है तो ये काम करे, लाइक दैट। ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये CPU बना हमारा। आउटपुट डिवाइस मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इस चैप्टर में जो है ये कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। अब हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जिसको हम बोलते हैं, उसमें कितने पार्ट होते हैं। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग। मतलब एक्चुअल प्रोसेसिंग जो होती है, जो असली काम होता है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने का, कैलकुलेट करने का, डिसाइड करने का, वो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो करता है। एंड यूजुअली रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसी को ब्रेन कहा गया है। जैसे ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो सारी फंक्शनिंग करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है, उसी तरह ये कंप्यूटर का ब्रेन है। इसको कॉमनली हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। फिजिकली ए CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसको जब हम एक चिप के ऊपर लगा देते हैं तो इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। द ICs कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती हैं ICs। ICs में हम जो है VLSI, ULSI भी आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। CPU इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम्स। इसको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलती है? तो बताया गया था कि ये इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्ड टास्क कराने के लिए। तो इसको ये इंस्ट्रक्शन और डाटा उसी के थ्रू दिया जाता है। द CPU देन फैचेज द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को CPU फैच करेगा, मतलब अपने अंदर इनपुट के तौर पे लेगा। एंड डाटा फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से डाटा लेगा। एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर्स द रिजल्ट बैक टू मेमोरी। मेमोरी जो है वही मेन काम करती है, सारा काम उसी में होता है। उसी से कंप्यूटर जो है, CPU बोला जाता है जिसको, या जिसको प्रोसेसर कह सकते हैं, वो डाटा फैच करेगा। उसी में जो है उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के बाद डाटा मेमोरी में ही, यानी रैम में ही स्टोर हो जाएगा। वाइल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के दौरान CPU उस डाटा को स्टोर करेगा। कहाँ पे? रैम से भी आगे कुछ फास्ट मेमोरी होती है जिसको रजिस्टर्स बोला जाता है, लोकल मेमोरी होती है। ये रजिस्टर्स CPU का ही पार्ट होते हैं, उस चिप का, उस प्रोसेसर का पार्ट होते हैं। ठीक है। दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। ये अनलिमिटेड नहीं होते, ये लिमिटेड नंबर में होते हैं। हर एक रजिस्टर का अपना काम होता है, उसकी एक प्री डिफाइंड फंक्शनिंग होती है
उसी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग वो काम करता है, उसी इंफॉर्मेशन को वो रजिस्टर स्टोर करेगा। हर एक रजिस्टर का अपना अपना काम है। रजिस्टर ये सीपीयू चिप का ही पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। डिफरेंट रजिस्टर आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आएंगे उसको कौन स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शन को कौन सा रजिस्टर स्टोर करेगा, ये सब अलग अलग डिफाइंड होते हैं। और रजिस्टर के अलावा सीपीयू के दो मेन पार्ट और हैं, जिसको एक को कहते हैं एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करना, कि कौन सी बस कब एक्टिवेट होगी, कब एड्रेस बस एक्टिवेट होगी, कब डाटा बस एक्टिवेट होगी और कौन सी होगी। तो ये सारा काम है उसको कंट्रोल करना, जिसकी रिक्वायरमेंट जहाँ है उसको वहाँ पहुँचाना, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। अर्थमेटिक और लॉजिक ये काम है एएलयू का। अर्थमेटिक समझते हैं प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। लॉजिक लगाना कि ये ग्रेटर देन लोअर देन इफ एल्स स्टेटमेंट, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो लॉजिक में आ जाती हैं। ALU perform all the arithmetic and logic operation that need to be done as per the instruction in a program। सिंपल सी बात है, वो जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उसके अलावा काम नहीं करेगा। कंट्रोल यूनिट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। सीयू क्या कंट्रोल करता है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, यानी कौन किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना एंड गाइड करना उस डाटा को। जैसे मैंने बताया कौन सी बस कब एक्टिवेट होगी, डाटा किसके थ्रू जाएगा और किसके पास जाएगा, कब वो कंप्यूटर मेमोरी में पहुंचेगा, कब वो एएलयू में जाएगा, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी एक्टिवेट होगी। जैसे मान लो हम कीबोर्ड से एक की प्रेस करते हैं तो वो एक की प्रेस हुई, तो उसी को एक्टिवेट करना, उसी की बस को एक्टिवेट करना, उसका डाटा उसके एक रजिस्टर में जाके स्टोर होना। फिर हमने दबाया प्लस, प्लस की बस को एक्टिवेट करना, वो डाटा मेमोरी में जाना, मेमोरी से डाटा वो उठाना। और ऐसे ही जब बी प्रेस करेंगे तो ये ए प्लस बी की फंक्शनिंग ऐसे होगी, और इनका रिजल्ट किस में स्टोर होगा, वो भी रजिस्टर डिफाइंड होते हैं, और वो होता है असेंबली लैंग्वेज में। CPU is also popularly known as microprocessor। माइक्रोप्रोसेसर भी हम इसको बोल देते हैं। हम इसको सेक्शन 1.5 में स्टडी करेंगे। अभी ये देखेंगे इनपुट डिवाइस है कुछ दिए हुए, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन नोट स्क्रीन, टच स्क्रीन से हम इनपुट देते हैं और स्क्रीन पे हम आउटपुट देखते हैं, यानी कि ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। फिर अभी इनपुट डिवाइस के बारे में क्या करती हैं इनपुट डिवाइस, द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। देखिए मैंने बताया था कि जैसे ही आप की प्रेस करेंगे एक सिग्नल जाएगा, वो बस एक्टिवेट होगी, डाटा उसके थ्रू, डाटा बस के थ्रू जाएगा। तो इस तरीके से जब हम एक की प्रेस करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस के से हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल भेजते हैं। जो कंट्रोल सिग्नल भेज सकता है वो एक इनपुट डिवाइस होगी, इसका मतलब। दिस डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू ए डिजिटल फॉर्म। आस्काई कोड आपने अगर सुना होगा तो आस्काई कोड, हर एक नंबर का, हर एक की बोर्ड पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स हैं उनका हर एक का आस्काई कोड होता है। आजकल कई तरह के और कोड भी आते हैं, यूनिकोड भी आ गया है। तो अलग अलग कीबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। और उस आस्काई कोड को भी फर्दर किसमें, डिजिटल 0 और 1 में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। डिजिटल फॉर्म, समझ रहे हैं, डिजिटल फॉर्म के बाद बाइनरी फॉर्म आएगी, उसी को कंप्यूटर समझेगा। हम तो, हमें वो ए दिखाई देता है, लेकिन कंप्यूटर को वो उसका आस्काई कोड जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट होके वो दिखाई देता है। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एटसेट्रा, जो कि फिगर 1.2 में अभी दिखा है। स्पेशली डिजाइंड ब्रेल कीबोर्ड्स होते हैं
जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं वो टच करके महसूस करते हैं, उनके लिए होता है ब्रेल कीबोर्ड। इसे भी आप याद रखें। are also available to help the visually impaired for entering data into a computer. Besides, we can now enter data through voice. अब तो वॉइस कमांड्स भी आ गई हैं, वॉइस के थ्रू आपके मोबाइल्स में भी आपने देखा होगा कि जैसे आप मोबाइल से बोलते हैं वो जो है आपकी इनपुट दर्ज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, वी कैन यूज गूगल वॉइस सर्च टू सर्च द वेब, वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइस। जो सर्च के लिए हमने बोला उसको बोलते हैं सर्च स्ट्रिंग। मतलब कि वो आप जो बोलोगे वो उसमें टाइप हो जाएगा, टाइप होके वो फिर सर्च होगा। डाटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्परेली स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। जो भी कोई एक्टिविटी कंप्यूटर में होती है वो मेन मेमोरी के थ्रू ही होती है। इवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी मेन मेमोरी में लोड होता है और उसी के बाद एक्टिवेट होता है, जिसको रैम बोलते हैं कॉमनली। रैम आपका देखा होगा आपने, 4 GB, 8 GB, 16 GB इस कॉन्फ़िगरेशन में आजकल कंप्यूटर्स में आती है। मोबाइल में भी अब तो 12-12 GB की रैम आने लग गई है। ठीक है, तो वो होता है क्योंकि सारी प्रोसेसिंग उस रैम में ही होती है, जितनी रैम ज़्यादा होगी प्रोसेसिंग में उतनी वो हेल्प करती है। फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज द डाटा इज as well as instructions are stored permanently in additional storage location called secondary storage device। जैसे आपने मोबाइल में भी देखा होगा, एक रैम होती है आपके मोबाइल में, 12 GB रैम होगी, 256 GB या 512 GB या 1 TB तक आपके मोबाइल्स में स्टोरेज आती है, वो आती है परमानेंट स्टोरेज। और जो रैम होती है वो मेन मेमोरी होती है। तो ये उसमें डिफरेंस है। परमानेंटली स्टोर करती है सेकेंडरी मेमोरी और टेम्परेरी स्टोर करती है प्रोसेसिंग के लिए रैम। ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। डिस्प्ले मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर जो हमारे सामने डिस्प्ले होता है डाटा, दैट इज आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स के थ्रू हमें वॉइस की फॉर्म में जो है आउटपुट मिलती है, प्रिंटर से हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है। ऐसे ही 3D, आजकल 3D प्रिंटर आ गए हैं जो चीज़ों को 3D फॉर्म में प्रिंट कर देते हैं। जैसे किसी चीज़ का मॉडल बनाना है तो उस मॉडल को वो 3D फॉर्म में, जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। 2D में प्रिंटर में किस में 2 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें एक और एक्सिस ऐड हो जाती है तो वो 3D हो जाता है। जैसे रियल एनवायरनमेंट में हमारी चीज़ें 3D में होती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे हम देखें तो जो आउटपुट, जैसे हमें आउटपुट मिलती है किसी भी फॉर्म में, द डिवाइस दैट रिसीव्स डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले करने के लिए किस पे, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो सकता है, फिजिकल प्रोडक्शन हो सकती है, और उसी को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन आपने इनपुट दी थी उसका प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद जो उसका फाइनल फॉर्म आया वो होगी आउटपुट इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो कंप्यूटर तो प्रोड्यूस कर देगा 0 1 की फॉर्म में, उसको फिर वापस आस्काई में कन्वर्ट करेंगे, आस्काई में कन्वर्ट होके वो आपका कलर कोड्स में कन्वर्ट होगा, कलर कोड्स में कन्वर्ट होने के बाद वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, स्पीकर, प्रिंटर। तो प्रोजेक्टर पे या मॉनिटर पे आपको दिखाई देगा वो पिक्चर्स की फॉर्म में, हेडफोन्स में आपको आएगा वो वॉइस की फॉर्म में, स्पीकर्स में भी यही होगा, प्रिंटर में आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, एटसेट्रा। सम आउटपुट डिवाइसेस आर शोन इन फिगर। ए ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अ विजुअली चैलेंज द पर्सन टू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर। हालांकि दिखा सकते हैं बट वो काफ़ी टिपिकल रहता है, वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। जो सुन सकते हैं उनके लिए स्पीकर्स के थ्रू वॉइस आती है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बेटर है और फास्ट है। A printer is most commonly used device to get output in physical hard copy form। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डिवाइस है अगर हमें फिजिकल फॉर्म में आउटपुट चाहिए तो वो क्या है, प्रिंटर है। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर है। ये प्रिंटर के टाइप दिए हुए हैं। इंक जेट जिसमें इंक को स्प्रे किया जाता है, लेज़र जेट जिसमें लेज़र के थ्रू होता है, एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो
क्रिक 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 की आवाज़ करते हैं, आपने देखा होगा कहीं अगर प्रिंट होते हुए, तो वो काफ़ी आवाज़ करते हैं डॉटमेटिक्स प्रिंटर। नाउ इट इज़ देयर इज़ ए न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर, जो मैंने आपको पहले बताया, विच इज़ यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ ए डिजिटल 3D डिज़ाइन। मतलब वो उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। जैसे आपने खिलौना रखा है, आपका खिलौना अगर आप उसका एक कॉपी और क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये 3D प्रिंटर हेल्प करता है। जैसे कि जेरोक्स मशीन एक 2D प्रिंटेड कॉपी को उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। दीज प्रिंटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू क्रिएट प्रोटोटाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को रियल में प्रोड्यूस करने से पहले एक 3D उसका प्रोटोटाइप निकाला जाता है कि वो किस तरह का दिखेगा, कैसा होगा। तो उसके लिए इसको आजकल काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। देयर यूजेज इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड में। जैसे कोई ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स, ये मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। पहले क्या होता था, ए पंच कार्ड इज ए पीस ऑफ स्टिफ पेपर दैट स्टोर्स डिजिटल डाटा इन द फॉर्म ऑफ होल्स एट प्री डिफाइंड पोजिशन। पहले क्या होता था कंप्यूटर में, उसको होल्स और विदाउट होल्स, यानी कि होल जहाँ पे है वहाँ जीरो, होल नहीं है वहाँ पे वन की फॉर्म में उसको बताया जाता था कि ये डाटा इनपुट है। तो देख सोचिए वो कितना मतलब कि लेबरस वर्क होता होगा, कितना टिपिकल रहता होगा। जिसको जीरो वन की फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसको बाइनरी में पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर कंप्यूटर को देना पड़ता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। और अब देखिए कितना आसान हो गया है। तो अभी काफ़ी इजी हो गया है कंप्यूटर। आप सभी कंप्यूटर को सीखिए। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, from the simple calculator to a modern day powerful data processor, computing devices have evolved in a relatively short span of time। एक बहुत छोटे से समय में कंप्यूटर डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इवेलुएट हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ मेमोरी हो, चाहे वो प्रोसेसिंग पावर में हो, और उनका साइज़ भी काफ़ी पहले से रिड्यूस हो गया है। पहले कंप्यूटर को सीधा सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए यानी कैलकुलेटिंग के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता था। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, ये टाइमलाइन के थ्रू एक फिगर 1.4 में शो किया गया है। तो सबसे पहले 500 BC सबसे पहले आया था, जो अबेकस आया था कंप्यूटर जो फर्स्ट बोलते हैं। वो बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस था। ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स पहले की वो बात है, जिसको एक मैकेनिकल डिवाइस यूज़ किया जाता था अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए। तो उसमें सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती थी, लॉजिकल उसमें कुछ भी नहीं था। लॉजिक जिसको पता है वो उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। फिर उसके बाद आया 1642। देखिए कितना बड़ा गैप है। 1642 में सीधा लगभग 2100 साल के बाद एक कंप्यूटर मैकेनिकल कैलकुलेटर और बनाया गया, जिसको पास्कल कैलकुलेटर और पास्कलाइन बोलते थे। ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिर्फ क्या कर पाता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता था, डायरेक्ट नहीं था। यानी अगर 2 3 जा 6 निकालना है तो ये निकालेंगे 2 + 2 + 2 करके, मतलब उतने ही मल्टीपल टाइम्स। यानी कि अगर 2 12 निकालना है तो 2 को 12 टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर 12 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे, तभी वो मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। उसके बाद 1834 में आया एनालिटिकल इंजन, जो कि मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव है, जिसको बोला जाता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी जिनको कहा जाता है। इनको एनालिटिकल इंजन इन्होंने जो है इन्वेंट किया। ये मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था। ये भी क्या था, एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था। फॉर इनपुटिंग, इसमें इनपुट होती थी, प्रोसेसिंग होती थी, स्टोरिंग भी होती थी, एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट, आउटपुट भी डिस्प्ले होती थी। इसीलिए ये जो आज मॉडर्न कंप्यूटर का बेसिक है, विच इज़ कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, क्योंकि हमारा भी आर्किटेक्चर अभी भी यही है, इनपुट, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। उसके बाद 1890 में आया टैबुलेटिंग मशीन। हरमन हेलोरिन डिजाइन ए टैबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डाटा स्टोर्ड ऑन द पंच्ड कार्ड। पंच्ड कार्ड आए कब, टैबुलेटिंग मशीन में 1890s में। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। फर्स्ट स्टेप मैंने जो पहले आपको बताया था कि पंच्ड कार्ड के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन दी जाती थी, वो एक तरह की प्रोग्रामिंग ही थी, बट वो काफ़ी टिपिकल थी। उसके बाद 1937 में आया ट्यूरिंग मशीन, जो कि बनाई थी एलन ट्यूरिंग ने।
द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन। प्रोग्रामेबल कब हुई मशीन? ये जो है ट्यूरिंग मशीन के साथ हुई। ये काफ़ी एडवांस थे अपने समय से, जो एलन ट्यूरिंग थे। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई दैट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन ए पंच्ड कार्ड। पंच्ड कार्ड पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको ये क्या कर सकते थे? एग्जीक्यूट कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे, ये ट्यूरिंग मशीन के थ्रू। फिर आया 1945 में एडवैक और एनिएक। सबसे पहले जो कंप्यूटर बताया गया वो कौन सा है? एडवैक और एनिएक। ये शुरू किया गया जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, पीछे तक क्या था? इंस्ट्रक्शन था, प्रोग्रामेबल था, लेकिन स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट एनिएक और एडवैक से आया, कंप्यूटर से। विच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एज वेल एज प्रोग्रामिंग मेमोरी। मेमोरी का कंसेप्ट इसके अंदर आ गया। The ADVAC and then the ENIAC computers were developed based on this computer, this concept. तो जॉन वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर के ऊपर ही मॉडर्न कंप्यूटर चलते हैं, जो कि 1945 में आया। फिर जो है सबसे बड़ी इन्वेंशन जो कंप्यूटर की फील्ड में हुई वो थी ट्रांजिस्टर्स। पहले क्या था इसमें? वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर में एडियाक और एनवैक बनाए गए थे वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जगह लेती थी, बहुत पावर लेती थी, तो उसको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, और फिर सब कुछ बदल गया। जितने ट्रांजिस्टर बढ़ते गए चिप के ऊपर, चिप उतनी छोटी होती चली गई। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स डेवलप्ड एट बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल के थ्रू। ट्रांजिस्टर्स बनाए गए जो कि स्टोरेज डिवाइसेस का भी काम करते हैं। ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए नेक्स्ट एडवांसमेंट थी उस ट्रांजिस्टर को और उस सर्किट्स को एक ही सर्किट के ऊपर एक साथ लगा देना, ताकि वायरिंग्स का झंझट खत्म हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, साइज कम हो जाए। तो ये सर्किट कहलाया। सब कुछ एक चिप पे लाने को इंटीग्रेट किया गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए स्मॉल एरिया। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आईसीज। इन्हीं आईसीज की वो जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करने के बाद कंप्यूटर का साइज रिड्यूस होता चला गया। और आज हम देख रहे हैं हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो भी उसी का एक एग्जांपल है। यही ट्रांजिस्टर्स की वजह से और आईसीज की वजह से ही ये इतना छोटा हो पाया है और पावरफुल है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर फॉर द कंप्यूटर देखिए, यही जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है जिसके बेस पे आज कंप्यूटर काम करते हैं। इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड आउटपुट। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ये जो फिगर में दिखाया गया है, इसमें एक सीपीयू है फॉर प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, वही सब जो है रिपीट हो रहा है। ए मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज एंड कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड और रिसीव द आउटपुट डाटा। एनईए की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस फर्स्ट कंप्यूटर था ये, जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर बोलते थे इसको। ड्यूरिंग द 1970s लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए सबसे पहले 1970 में क्या आया? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू ने सिंगल चिप पे आ गया, जिसको माइक्रो प्रोसेसर का जो कॉन्सेप्ट आया उसको माइक्रो प्रोसेसर बोला गया। ये 1970 में आया। मूर्स लॉ प्रिडिक्टेड। अब ये जो ग्रोथ होती है ये जो है मूर्स लॉ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मूर्स लॉ के बेस पे ही आज ये जो कंप्यूटर का साइज घटता जा रहा है और मेमोरी पावर बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने क्या कहा था? इन 1965 इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मूर इंट्रोड्यूस मूर्स लॉ, जिसमें क्या कहा? विच प्रिडिक्टेड दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए चिप वुड डबल एवरी ईयर। जितनी ट्रांजिस्टर्स नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं एक चिप के ऊपर, वो हर 2 साल में डबल हो जाएंगे। वाइल द कॉस्ट वुड बी हाफ। उसको क्रिएट करने की कॉस्ट तो हाफ हो जाएगी। देखिए चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है और कॉस्ट उसकी आधी हो गई है। तो इसी लॉ के बेस पे कंप्यूटर काम करते हैं। और ये ग्रोथ जो ट्रांजिस्टर की वो होती जा रही है, साइज घटता जा रहा है, पावर बढ़ती जा रही है और कॉस्ट भी साथ साथ कम होती जा रही है। Moore's law predicted exponential growth in the number of transistors that could be assembled on a microchip. In 1980, the processing power of computers increased exponentially by integrated around 3 million components on a small size chip termed as very large scale integration। फिर 1980 में आया 3 मिलियन कंपोनेंट्स आ गए एक चिप पे, जिसको VLSI बोला गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फर्दर एडवांसमेंट हुई फिर इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते, ये ना VLSI वाले ना LSI वाले, ये आंखों से नहीं दिखते, इतने बारीक हैं। एंड अदर कंपोनेंट्स अप्रोक्स 106 कंपोनेंट ऑन ए सिंगल आईसी कॉल्ड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको कहा गया। फिगर 1.6 में दिखाया जाएगा। IBM इंट्रोड्यूस
इट इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर इन्होंने एक इनोवेशन की कि कंप्यूटर को एक रूम से उठा के एक टेबल के ऊपर ला दिया इन्होंने, इसीलिए इसको डेस्कटॉप कहा गया। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर था ये 1981 में होम यूजर्स के लिए बना दिया, और फिर एप्पल ने मैकिंटोश इंट्रोड्यूस किया जिसको आजकल हम एप्पल कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे हुए, ये टाइम दिया गया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे दिया गया है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये देखिए, ये देखिए टाइम के थ्रू 2020 तक इंटेल के ये माइक्रो प्रोसेसर हैं जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ऐसे ही ये बढ़ते जा रहे हैं, डबल एवरी 2 ईयर हो रहे हैं। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर के मॉडल हैं 4004 8086 286, और नंबर छोटा होता गया, और आज के दिन कोर i7 i9 ये प्रोसेसर आए हुए हैं, पेंटियम 1 पेंटियम 2 पेंटियम 3 4, कोर 2 डुओ या डुअल कोर जिसको बोलते थे, और कोर i3 i7 i9 तक अभी आए हुए हैं। तो ये इतनी एडवांसमेंट इतनी फास्ट हुई है, देखिए 1970 से लेके 220 तक इतनी एडवांसमेंट होगी और अभी भी चल रही है। द पॉपुलैरिटी ऑफ पीसी सर्ज्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहले क्या थे, कमांड्स देनी पड़ती थी कंप्यूटर को, तो उतना जो है सबके बस की बात नहीं थी कंप्यूटर को यूज़ करना। अभी जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे ही आया, जो आजकल हम आज के दिन जैसा हम कंप्यूटर को देखते हैं, तो इसके बाद एकदम से इसमें उछाल आया, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो कंप्यूटर जिन्होंने मतलब कि कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, वो भी उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते थे बिना ये जाने कि ये कैसे काम करता है, इसके अंदर की प्रोसेसिंग कैसे क्या होती है। तो इसको जो है बेस्ड GUI ग्राफिकल यूज़र बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बाय माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले लेके आया, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट आज इतना कामयाब है कि हर कंप्यूटर में आजकल माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ यूज़ होती है। एंड अदर्स इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर्स विद ओनली कमांड लाइन इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस था पहले, लाइक यूनिक्स एंड डोस, वो भी जो है आज तक चल रहे हैं, उनका अलग जगह यूज़ होता है, उनका एक अपना अलग यूज़र बेस है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का अलग एक यूज़र बेस है। अराउंड 1990s द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब फर्दर एसिलरेटेड मास यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे जब इंटरनेट आया, वर्ल्ड वाइड वेब आया, तो कंप्यूटर का यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि हमारे देश में जियो का इंटरनेट आने के बाद, फ्री इंटरनेट मिलने के बाद इंटरनेट यूज़र्स और मोबाइल यूज़र्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आई, ऐसे ही उस टाइम पे हुआ था वर्ल्ड वाइड वेब, जब यानी इंटरनेट आया तो बहुत ज़्यादा सब लोग कंप्यूटर का यूज़ करने लग गए। एंड देयर आफ्टर कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, जैसे आज मोबाइल भी एक हमारी ज़िंदगी का पार्ट हो गया है, उसके बिना आजकल कोई नहीं रहता, सबके पास फ़ोन है। फर्दर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स, फिर लैपटॉप आए, फिर पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल, लैपटॉप आने के बाद इधर उधर ले जाने लग गए। दिस वाज फॉलोड बाय स्मार्टफोन्स टैबलेट्स एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, मैंने जैसे बताया स्मार्टफोन आ गए हैं अब, तो कंप्यूटर को हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं, कभी भी कहीं भी इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। दिस डिवाइसेज हैव लेवरेज्ड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोसेसर मिनिएचराइजेशन, मिनिएचराइजेशन होता है कि उसको माइन्यूट करने में, बहुत छोटा करने में, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ही हाथ है, उसने उसको लेवरेज किया है, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ने में मदद की है। फास्टर मेमोरी, मेमोरी और फास्ट हो गई है। हाई स्पीड डाटा एंड कनेक्टिविटी मैकेनिज्म, अब कनेक्टिविटी भी कितनी आसान हो गई है, 4G 5G जो है सिम्स के थ्रू चलते फिरते हम जो है हर जगह कनेक्ट रह सकते हैं, पहले ब्रॉडबैंड के थ्रू ही कनेक्टिविटी होती थी। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड द वियरेबल गैजेट्स, जैसे आप स्मार्ट वॉच आपने डाल रखी है, स्मार्ट लेंसेज डाल रखे हैं, हैंड बैंड्स एंड हेडफोन्स, सब कुछ आप लगा के रखते हैं। पर द स्मार्ट अप्लायंसेज आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी जो आ गया है हर घर में, हर एक चीज़ें स्मार्ट होने लगी हैं, बल्ब तक स्मार्ट होते हैं। ठीक है, स्विच और हमारे ये फैंस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, AC, एयर कंडीशनर, ये तो पहले से ही ये जो है स्मार्ट है और स्मार्ट होते जा रहे हैं, इंटरनेट से ये भी कनेक्ट होते जा रहे हैं, इनको हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हर एक चीज़ जो है, आजकल हमारी गाड़ियाँ भी कनेक्टेड हैं, तो ये कुल सभी चीज़ों को मिला के तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनता है, सभी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, वो सब चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं, और एक ही इंटरफेस से हम उनको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर जो आने वाला है इंटरनेट का, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आने वाला है, जिसमें IPv6 जो टेक्नोलॉजी IP एड्रेस की यूज़ की जानी है। और उसके बाद सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस मशीनों के अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही है, जो एक बहुत हॉट टॉपिक है। अगर कोई आगे एडवांस स्टडीज़ करना चाहते हैं तो वो बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अभी स्कोप है। ChatGPT जैसे सॉफ्टवेयर आए हैं, हर एक चीज़ में AI इंटीग्रेट होने लग गई है,
और हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर की मेमोरी। जैसे कि बताया, कंप्यूटर की जब भी मेमोरी की बात हो तो वो रैम की ही बात होती है। कंप्यूटर सिस्टम नीड मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए वो अपने अंदर स्टोर करती है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम वी यूजुअली टॉक अबाउट द मेन और प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम। सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी जब बोलेंगे तो वो रैम है, स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे तब वो हार्ड डिस्क वगैरह है, जो कि डाटा को स्टोर कर सकती है और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। जैसे मूवीज़ वगैरह हम सेव करते हैं, फोटोज़ हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, सब कुछ हम सेव करके रखते हैं परमानेंट। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले यूनिट क्या है मेमोरी की? बिट। बिट से मेमोरी की यूनिट शुरू होती है। ए कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। बाइनरी मतलब टू, सिर्फ दो ही नंबर कंप्यूटर समझता है और वो दो नंबर है बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1, विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स, जिसको बिट्स बोला जाता है। एक यूनिट जो होगी वो सबसे छोटी यूनिट है, वो बिट्स कहलाती है, जिसको 0 या 1, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप, इनको आगे ग्रुप किया गया। फोर बिट्स का एक ग्रुप जो बनाया गया उसको निबल बोला गया। निबल को निबल बोला गया। तो सबसे छोटी इकाई है बिट्स, उससे अगली इकाई है हमारी निबल, उसके बाद जब 8 बिट को कंबाइन किया तो वो कहलाया बाइट। तो ये हमारी कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी की यूनिट है। 1 यूनिट 0 1 बिट्स, फोर फोर बिट को इकट्ठा किया तो वो बन गया एक निबल, एंड 2 निबल या फिर 8 बिट को इकट्ठा किया दैट मीन्स ये बन गई एक बाइट, और ये एक बाइट से एक नंबर बन गया। आज के दिन कंप्यूटर 64 बिट पे काम करते हैं, पहले 32 बिट पे होते थे, अभी भी होते हैं 32 बिट के, लेकिन मोस्टली 64 बिट के हैं। तो उनमें एक अगर लेटर लिखना है तो वो कितने में होगा? 64 बिट में, 8 बिट में नहीं। ठीक है, यानी 8 बाइट का एक वर्ड होगा। सोचिए कितना बड़ा वर्ड उसके अंदर आ सकता है, कहाँ से कहाँ तक की वो वैल्यू ले सकता है। ये 8 बिट को कैलकुलेट करें कि अगर कितने नंबर हम इसमें लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 8 में हम करके देख सकते हैं। जैसे निबल से हम 2 की पावर 4 करके देख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है, यानी 0 से लेके 15 तक हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। Like any other standard unit, bytes are grouped together to make bigger chunks or unit of memory. जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो ये और बड़ी मेमोरी बन जाती है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड सो ऑन। शो डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिजिटल टेबल में हम इसको देखेंगे। ये देखिए, किलोबाइट 1 KB, ये जब छोटा बी लिखते हैं किलो के साथ तो वो बिट होता है, बड़ा बी लिखते हैं तो वो बाइट होता है। 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में। किलो जहाँ आ गया वहाँ पे 1000 की बजाय यहाँ पे 2 raised to power 8 होता है 1024। तो ये कहलाएगा फिर मेगाबाइट। मेगाबाइट जब देखेंगे तो 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। जब किलोबाइट, ये देखिए, ये किलोबाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। योटाबाइट तक ये मेमोरी होती है। इसमें पिछली यूनिट का, जैसे कि ये किलोबाइट देखिए, मेगाबाइट देखिए, मेगाबाइट में ये किलोबाइट ये वाली यूनिट है। फिर इसमें हम देखेंगे कि गीगाबाइट में 1 GB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, ये वाली यूनिट एक पिछले वाली यूनिट के 1024 यूनिट्स होती हैं, तब जाके अगली यूनिट बनती है। आप इसको लर्न कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी के कितने टाइप होते हैं? ह्यूमन बींग्स मेमोराइज मैनी थिंग्स ओवर ए लाइफ टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक ए डिसीजन और सम एक्शन। हाउएवर वी डू नॉट रिलाई ऑन अवर मेमोरी कंप्लीटली, क्योंकि हम भूल जाते हैं, कुछ याद करते हैं तो वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। एंड वी मेक नोट्स एंड स्टोर इंपोर्टेंट डाटा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर और नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, जैसे हम नोटबुक, मैनुअल, जर्नल्स, डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर चीज़ें करता है। प्राइमरी मेमोरी में वो चीज़ें करता है, और जब लाइट चली जाती है तो वो भूल जाता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी मेमोरी में उसको स्टोर कर देते हैं तो वो हमेशा परमानेंटली स्टोर रहती है, जब तक मेमोरी करप्ट या ख़राब नहीं हो जाती। प्राइमरी मेमोरी इज एन essential component of a computer system. Program and data are loaded into the primary memory before processing. प्रोसेसिंग होने के लिए सबसे पहले मेमोरी में आना जरूरी है। मेमोरी में आने के बाद ही जो है अगली फंक्शनिंग होगी। टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन भी जो होंगे वो मेमोरी में लोड होने के बाद ही होंगे। इसमें 2 टाइप्स की मेमोरी होती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस में क्या होता है? रैंडम मतलब होता है कभी भी कहीं से भी हम डाटा उठा सकते हैं, सिक्वेंशियल चलने की जरूरत नहीं है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक आता है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें से सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसके अंदर राइट नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रैम क्या है? एक वोलेटाइल। वोलेटाइल से मतलब है कि पावर कट तो जो है मेमोरी
लोस्ट हो जाएगी। एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन्स द डाटा इन इट, वो डाटा उसमें बना रहेगा जब तक उसके पास पावर सप्लाई रहेगी। जैसे ही पावर सप्लाई गई वो डाटा उसको मेमोरी लॉस हो जाएगा। बट एज सुन एज द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ ऑल द कंटेंट्स ऑफ द रैम वाइप आउट मतलब साफ हो जाएगा। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेरीली, टेम्परेरी स्टोर होता है वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, जब तक वो कंप्यूटर वर्क है। रोम में डाटा स्टोर होता है परमानेंटली, वो जो डाटा रोम से फैच होकर रैम में आता है फिर कंप्यूटर वर्क करता है। Whenever the computer is started or a software application is launched, the required program and data are loaded into RAM for processing। वो प्रोसेसिंग के लिए रैम में आएगा, रैम से फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा है वो कैश में रहेगा, उससे भी जो आगे प्रोसेसिंग होती है वो रजिस्टर्स में होती है। तो ये हायरार्की उसकी वर्किंग की होती है। रैम इज़ यूजुअली रेफर्ड टू एज मेन मेमोरी एंड इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। तो ये रैम जो होती है वो फास्ट होती है क्योंकि सीपीयू की स्पीड से मैच करने के लिए ऐसा किया जाता है। और अगर सारी मेमोरी को ही अगर ये बना देंगे तो कंप्यूटर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और वो जो है परमानेंटली डाटा भी स्टोर नहीं कर पाएगा। ऑन अदर हैंड रोम इज नॉन वोलेटाइल, रोम नॉन वोलेटाइल है, यानी परमानेंट स्टोर रखती है, विच मीन्स इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। पावर यानी बिजली जाने के बाद भी वो डाटा लॉस्ट नहीं होगा। इट इज़ यूज्ड एज ए स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट्स विच आर रेयरली चेंज। ऐसा डाटा इसमें स्टोर किया जाता है जो एक बार लोड कर दिया उसके बाद उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती हो, जिसको चेंज नहीं करना पड़ता हो। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप प्रोग्राम, बूट लोडर बोलते हैं। बूट मतलब ये वर्ड आया है जूते से ही, बूट को लोड करने के लिए एक स्ट्रिप यूज होता है, तो इसको भी मेमोरी में लोड करते हैं, तो इसके लिए इसको कहा गया बूट लोडर। उसी के रेफरेंस में ये वर्ड वहीं से लिया गया है। दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रोम। जो रोम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है। अगली मेमोरी आती है कैश मेमोरी, जो कि उससे भी रैम से भी फास्ट है। रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्ट एज ए कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर के प्रोसेसर जितनी फास्ट नहीं है रैम, सो बिकॉज ऑफ रैम ए सीपीयू मे हैव टू स्लो डाउन। सीपीयू स्लो हो जाएगा, फिर इतने फास्ट सीपीयू बनाने का क्या फायदा होगा। टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम और सीपीयू जो हमारा एक चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, उसके बीच में एक और फास्ट मेमोरी को रखा गया जिसको कैश बोलते हैं, जिसमें कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा को रखा जाता है। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड प्राइमरी मेमोरी लोकेशंस। जब जो डाटा बार बार यूज हो रहा है उसको वो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम से उठाएगा और अपने पास रख लेगा, दस रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से डाटा उठाने में बार बार जो डाटा उठाने में टाइम लगता था उसको रिड्यूस करने के लिए कैश मेमोरी में रख लिया। जैसे कि हम कुछ काम करते हैं और किसी टूल की बार बार जरूरत पड़ती है तो उस टूल को हम अपने लेफ्ट हैंड में रख लेते हैं, अगर हमारा राइट हैंड से काम करते रहते हैं और जैसे ही जरूरत पड़ती है तुरंत लेते हैं। ऐसे ही एक डाटा हम टेबल पे रख लेते हैं, कुछ टूल्स हम टेबल पे रखते हैं तो वो टेबल्स के टूल और फिर हैंड में जो टूल है और फिर जो हमारा जो राइट हैंड है उसको आप सीपीयू समझ सकते हो, लेफ्ट हैंड जो है उसको आप कैश समझ सकते हो, और टेबल पे जो टूल हमने अपने नज़दीक रख लिए फास्ट एक्सेस के लिए उसको आप रैम समझ सकते हो। और फर्दर अगर टूल और भी चाहिए होते तो वो हमारे अंदर जो है दूसरी जगह रखे होते हैं गैराज वगैरह में, फिर हमें उसको वहाँ से उठा के लाना पड़ सकता है। उसको आप प्राइमरी मेमोरी, उसको स्टोरेज डिवाइस आप समझ सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पीड का क्या फ़र्क पड़ता है। It stores the copies of the data from frequently accessed primary memory location, thus reducing the average time required to access the data from main memory और प्राइमरी मेमोरी। व्हेन द सीपीयू नीड्स सम डाटा इट फर्स्ट एग्जामिन्स द कैश। पहले वो किस में ढूंढेगा, कैश में, यानी हमें जरूरत है तो हम अपने लेफ्ट हैंड में ढूंढेंगे, कैश में ढूंढेंगे। इन कैश द रिक्वायरमेंट इज मेट, अगर वो उस टूल से काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम टेबल पे देखेंगे, यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो है हम ढूंढेंगे। सेकेंडरी मेमोरी फिर उसके बाद आता है, वो बिल्कुल उससे भी स्लो है लेकिन परमानेंट है। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी रैम की लिमिटेड है और रोम भी लिमिटेड है। दस ए कंप्यूटर सिस्टम नीड ऑक्सिलरी मतलब जो एक्स्ट्रा है, और सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंटली स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर के यूज़ के लिए परमानेंट स्टोर करने के लिए उसको सेकेंडरी मेमोरी में रखा गया। द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो होती है जो डिस्ट्रॉय हो जाए, और नॉन वोलेटाइल होती है जो डिस्ट्रॉय ना हो, एंड हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी, और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। इट इज़ स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी, ये स्लो भी है और सस्ती चीप भी है। बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, इसको सीपीयू का एक्सेस नहीं है क्योंकि ये बहुत स्लो होती है और सीपीयू बहुत फास्ट होता है। कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू बी फर्स्ट बॉट इनटू द मेन मेमोरी ऑफ द सीपीयू टू एक्सेस। जैसे कि जो हमें टूल फ्रीक्वेंटली यूज हमें लगता है कि इस काम के लिए हमारे के लिए ये टूल यूज होंगे, तो हम उन टूल्स को उठा के पहले ही अपनी टेबल पे रख लेंगे गैराज में से। तो दैट मीन्स वही काम इसमें होता है कि सीपीयू क्या करता है,
रैम से लेता है तो रैम में पहले ही उठा के रैम रख लेती है, पेज स्वैपिंग वगैरह की टेक्निक्स होती हैं उसके लिए। एग्जाम्पल अब हम देखेंगे किसका, मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, एक एसएसडी और होती है, ये रहा एसएसडी का भी इसमें मेंशन किया गया है, जो कि थोड़ी सी उससे हार्ड डिस्क से फास्ट होती है। सीडी डीवीडी भी होती है, मेमोरी कार्ड भी होते हैं जो आपके मोबाइल वगैरह में लगाते हैं। एसएसडी सपोर्ट वेरी फास्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड एज कम्पेयर टू अर्लियर हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होते हैं, मूवेबल पार्ट होते हैं, और एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, उसमें सॉलिड पार्ट्स होते हैं जो मूव नहीं करते और डाटा फास्ट होते हैं। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव एक छोटी एसएसडी होती है, उसी को अगर बड़े फॉर्म में ले लिया जाए तो वो एक बड़ी एसएसडी बन जाती है। ठीक है, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं वैसे, की वैसे तो पेन ड्राइव को। ऑल्सो डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर्स हैव बिकम ईजियर, डाटा ट्रांसफर ईजियर हो गया, स्पीड बढ़ गई है, 3.0 यूएसबी आ गई है, एंड सिंपल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल फ्लैश और पेन ड्राइव्स। देखा जो मैंने बताया कि पेन ड्राइव की हेल्प से तुरंत डाटा जो है आप प्लग इन किया, उसमें डाटा ट्रांसफर किया, बड़ी स्पीड से डाटा उसमें आया, फिर आपने दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर लिया। ये देखो, ये एक एसएसडी ऐसी दिखाई देती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। और टेप ड्राइव जो होती हैं वो बैकअप्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, जहाँ जिनको बार बार एक्सेस नहीं करना पड़ता। ये मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड ये थोड़े बड़े वाला है जो कैमरा वगैरह में यूज़ होता है। ये सीडी डीवीडी ड्राइव है, ये पेन ड्राइव है, और ये हार्ड डिस्क आपकी होगी, जिसमें ये प्लेटर्स होते हैं, ये लेंस होता है और हेड होते हैं इसके अंदर जो उसको रीड करने का काम आता है, प्लेटर्स घूमते हैं। तो ये मूवेबल पार्ट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव में ऐसा कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता। डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। अब मेमोरी और सीपीयू के बीच में डाटा कैसे ट्रांसफर होगा, क्या इसका तरीका जो है फॉलो होगा, कौन सी बस होंगी, वो हम इसमें देखेंगे। डाटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। तो जो सर्किट होता है उसके ऊपर जो सर्किट प्रिंटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। जो वायर लगाने की बजाय इसमें प्रिंटेड सर्किट्स हैं, उन प्रिंटेड सर्किट्स को क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस इज यूज टू डाटा ट्रांसफर बिटवीन ए यूएसबी। आप एक अपनी यूएसबी में देखिएगा लाइनें होती हैं खींची हुई, वो लाइनें उस बस जो अंदर जो बस होती है उससे टच हो जाती हैं। सीधी सीधी पैरेलल लाइनें होती हैं, एक दूसरे के साथ टच नहीं होती। तो जब वो उससे टच होती हैं तो उससे कनेक्ट हो जाती हैं, कनेक्शन उनका बन जाता है। ट्रांसफर बिटवीन ए यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क, और बिटवीन ए हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी, इनके बीच में डाटा ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है बस के थ्रू। बस कितने टाइप की होती है, ये बसेज होती हैं 3 टाइप्स की बस। 3 टाइप्स की बस हैं। तो पहली है डाटा बस, टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट के बीच में डाटा ट्रांसफर करना है तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, डाटा बस के थ्रू। एड्रेस बस अगली आती है, एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एड्रेस बताने का काम करेगी एड्रेस बस। हर एक मेमोरी लोकेशन का अपना एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस बस के थ्रू जाएगा। द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट फ्रॉम इज स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस। एड्रेस बस ये बताएगी कि कहाँ से डाटा रीड करना है, उस डाटा को उठा के ये डाटा बस ट्रांसफ़र कर देगी। गेट माई पॉइंट। ये देखिए इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, इसका कनेक्शन देखिए। कनेक्शन कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस, ये सिस्टम की 3 बस होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस इन तीनों बस से कनेक्ट होती है, ऐसे ही सीपीयू कनेक्ट होता है। कंट्रोल बस का कनेक्शन मेमोरी के साथ होता है, एड्रेस बस का भी मेमोरी के साथ होता है, और मेमोरी का डाटा बस के साथ होता है। डाटा बस में और जिस तरफ एरो दिए हुए हैं उसी तरफ डाटा फ्लो करेगा, दूसरी तरफ डाटा फ्लो नहीं करेगा। एड्रेस बस मेमोरी को बताएगी, मेमोरी एड्रेस बस को कुछ नहीं बताएगी। कंट्रोल बस से दोनों तरफ डाटा ट्रांसफर होता है, तीनों की साइड, सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स थ्रू सिस्टम बस। अगली बस आती है कंट्रोल बस, टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंट्रोल सिग्नल की क्यों जरूरत पड़ी, तो ये बताएगा कि किसको एक्टिवेट होना है, किसको नहीं होना है, कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा। ऐसे तो कभी भी कोई भी काम करने लग जाएगा अगर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। जैसे एक क्लास को एक मॉनिटर या टीचर जो है कंट्रोल करते हैं, नहीं तो सब बच्चे इधर उधर जाते रहेंगे, अपनी मर्जी करते रहेंगे। ऑल दीज 3 बसेस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस, इसी को सिस्टम बस बोला गया है, तीनों मिलके ही सिस्टम बस बनती हैं। एज द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के साथ सीपीयू क्या करता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। एनी डाटा एंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस और द डाटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क नीड टू बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर कुछ भी प्रोसेसिंग करानी है फर्दर तो पहले उसको मेन मेमोरी में रखना पड़ेगा। द डाटा इज देन ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस, फिर वो डाटा ट्रांसफर होगा बिटवीन सीपीयू एंड
मेन मेमोरी या रैम बस के थ्रू। द सीपीयू प्लेसेस ऑन एड्रेस बस द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच इट वांट्स टू रीड डाटा और टू राइट डाटा। रीड और राइट जहाँ से करना है उसका एड्रेस बता देगा कि इस एड्रेस से रीड राइट कर ले, वो उस एड्रेस से रीड करके उसको जो है रजिस्टर के अंदर रख देगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन द सीपीयू स्पेसिफाइज रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल्स थ्रू द कंट्रोल बस। कहाँ से रीड करना है, कब रीड करना है, कब राइट करना है, वो काम है कंट्रोल बस का। कंट्रोल बस ने कंट्रोल किया, डाटा बस ने डाटा उठाया, उसके बीच में एड्रेस कहाँ से उठाना है डाटा, कौन से बस स्टॉप से बस जो है क्या उठाएगी डाटा। देखिए कंडक्टर यहाँ पे जो है काम करेगा क्या है, सीपीयू का। ठीक है, एड्रेस बताएगा ड्राइवर को, ड्राइवर वहाँ रोकेगा, वहाँ से डाटा फैच करेगा और यानी कि सवारी बिठाए और आगे चल देगा। आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होता होगा, क्यों कंट्रोल सिग्नल की जरूरत पड़ती है और कंट्रोल बस क्या करती है। एंड द सीपीयू रिक्वायर्स टू रीड डाटा फ्रॉम, अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा जो है उसको रिपीट करके देख सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने की यूट्यूब से पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आप जितनी बार चाहे उसको रिपीट करके सुन सकते हैं। जैसे क्लास में टीचर को बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, ये अपने आप इसमें रिपीट कर सकते हैं। हैज़ द सीपीयू में रिक्वायर टू रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी एंड राइट डाटा टू मेन मेमोरी। ए डाटा बस इज बाई डायरेक्शनल। डाटा बस क्या होगी, दोनों तरफ काम करना है तो क्या है, दोनों तरफ की डायरेक्शन होनी चाहिए। बट द कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर यूनी डायरेक्शनल। कंट्रोल बस और एड्रेस बस, ये आपकी कंट्रोल बस और ये एड्रेस बस, ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, लेकिन जो है डाटा बस दोनों तरफ चलता है। सीपीयू प्लेसेस टू राइट डाटा इनटू मेमोरी, द सीपीयू प्लेसेस द डाटा ऑन डाटा बस। मेमोरी में राइट करना है जाके तो सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसिंग किया, रिजल्ट निकाला, रिजल्ट को किस पे रख दिया, डाटा बस के ऊपर रख दिया। विच इज देन रिटर्न टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस के थ्रू। डाटा बस पे डाटा रख दिया, एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस बता दिया और कह दिया चलो जाओ। ठीक है, तो वो जो डाटा बस उस एड्रेस पे जाके उसको छोड़ देगा डाटा को। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन द सीपीयू स्पेसिफाइज द एड्रेस एंड द डाटा इज प्लेस्ड ऑन द डाटा बस बाय ए डेडिकेटेड हार्डवेयर कॉल मेमोरी कंट्रोलर। और ये इसको फर्दर एक चीज़ और कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं मेमोरी कंट्रोलर, जो मेमोरी को कंट्रोल करता है कि कहाँ से रीड करना है, कब करना है। क्योंकि सीपीयू भी अगर वो काम करने लग जाएगा तो सीपीयू उस काम में बिजी हो जाएगा, तो उसको सीपीयू को फ्री रखने के लिए एक मेमोरी कंट्रोलर है। द मेमोरी कंट्रोलर मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। इसका काम है मेन मेमोरी से डाटा लाना और उसको हटाना। अगला है माइक्रो प्रोसेसर, हमारा टॉपिक। In earlier days, a computer CPU used to occupy a large room or multiple cabinets. एक पूरे कमरे में एक सीपीयू आया करता था। However, with advancement in technology, the physical size of CPU has reduced. जो कि ट्रांजिस्टर्स की टेक्नोलॉजी आई मूर्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये साइज सब रिड्यूस हो गया। ए प्रोसेसर सीपीयू विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब तो क्वाड कोर, ऑक्टा कोर वाले सीपीयू भी आने लगे हैं, जिसमें आठ आठ सीपीयू एक चिप के ऊपर होते हैं, जो कि काम को डिवाइड कर लेते हैं और स्पीड और बढ़ जाती है। नाउअडेज ऑलमोस्ट ऑल द सीपीयू आर माइक्रो प्रोसेसर, हैंस द टर्म इज यूज्ड सिनोनिमसली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। या तो माइक्रो प्रोसेसर कह दो या उसको सीपीयू कह दो, वो एक ही बात है। Microprocessor is a small sized electronic component inside a computer that carries out various tasks involved on in data processing as well as arithmetic and logic operation। arithmetic logic और ये सारे टास्क यही करता है small size का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। These days a microprocessor is built over an integrated circuit comprising millions of small components like register, transistors and diode। माइक्रोप्रोसेसर पे इनके साथ ही एम्बेडेड कर दिया जाता है, जो पूरा एक मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर हैव इवॉल्व ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी। प्रोसेसिंग मतलब इंफॉर्मेशन को जिस स्पीड से वो प्रोसेस करता है, उसकी स्पीड जो है बढ़ती जा रही है। डिक्रीजिंग फिजिकल साइज छोटा होता जा रहा है, कॉस्ट भी कम होती जा रही है। अगर आप आजकल एक पुराना प्रोसेसर लेने जाओ, आई थी 500-700 रुपये में प्रोसेसर मिल जाते हैं, इतनी चीप कॉस्ट आ गई है। लेकिन आप जब उसकी टेक्नोलॉजी देखेंगे तो आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे, इतना जो है वो बारीक कंपोनेंट्स होते हैं उसके, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे उनको इंटीग्रेट किया जाता है, क्या स्पेशल मशीनें चाहिए होंगी, आप सोच सकते हैं। करंटली अवेलेबल माइक्रोप्रोसेसर आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मिली सेकेंड। मिलियंस मतलब 1 लाख से भी ऊपर। 10 लाख जो होता है वो 1 मिलियन होता है, उतनी इंस्ट्रक्शंस 1 मिली सेकेंड में। मिली सेकेंड, सेकेंड से भी कितने कम, कौन सा हिस्सा सेकंड का हो गया, देखिए मिली सेकेंड, और उसमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सोचिए कितना फास्ट होता है। हम A+B करवाते हैं, वो एक इंस्ट्रक्शन है, तो ये कितनी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। लिस्ट 1.2, लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अलॉन्ग विद देयर
जनरेशन्स के हिसाब से दिया गया टाइम पीरियड एंड अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी सिंस देयर इंसेप्शन इन अर्ली 1970s के बाद ये जो है डेवलपमेंट हुआ। देखिए इसके अंदर जनरेशन अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन ये देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। पहले दो जनरेशन में था चिप टाइप जो थी वो थी LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आया VLSI, सेकंड और थर्ड और फोर्थ जनरेशन में VLSI था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर जो है SLSI आया फिफ्थ जनरेशन में। तो बिट्स वर्ड साइज देखिए, पहले 4 बिट और 8 बिट होता था, फिर 8 बिट, फिर थर्ड जनरेशन में 16 बिट आया, फिर फोर्थ जनरेशन में फिर 32 बिट आया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है जिसमें 64 बिट जो है वो वर्ड साइज होता है। और इसी वर्ड साइज पे डिपेंड करता है इसका ये मेमोरी का साइज। देखिए ये जो मेमोरी साइज लिखा हुआ है ये रैम है, 64 GB तक की मैक्सिमम रैम हो सकती है और इसमें फिफ्थ जनरेशन में। और अभी हम मोस्टली 12 GB रैम तक का ही यूज़ कर रहे हैं। 16 GB भी होता है लेकिन वो जो सभी यूज़ नहीं करते, ऐसे तो और भी ज़्यादा होते हैं, 64 GB तक की एक्स्ट्रा हो सकती है। 1995 के बाद अभी तक टिल डेट यही चल रहे हैं। इनकी क्लॉक स्पीड देखिए, जो स्पीड वो मेंशन होती है वो क्लॉक स्पीड के हिसाब से होती है, जिसको क्लॉक स्पीड कहा जाता है कि कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होंगे। 533 मिलियन हर्ट्स टू 34 गीगा हर्ट्स तक की क्लॉक स्पीड है। मल्टी कोर कोर्स होते हैं, पहले सिंगल कोर होते थे फोर्थ जनरेशन तक, अभी मल्टी कोर प्रोसेसर आ गया। मैंने बताया ना ऑक्टा कोर तक आ गए हैं, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। अभी पेंटियम, सेलरोन, एक्सियोन तक के जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अभी हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। आपका नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब कि उसकी क्या खासियत है, कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, क्या चीज़ है जो उसको डिफरेंशिएट करती है, जो उसको क्लासीफाई करती है। माइक्रो प्रोसेसर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स। फीचर्स मतलब उनकी कुछ खासियत हैं अलग अलग, जैसे कि विच इंक्लूड्स चिप टाइप, वर्ड साइज, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड, जो अभी ऊपर की टेबल में आपको दिखाया। इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के बेस पे, स्पीड के बेस पे, वर्ड के साइज के बेस पे, चिप की टाइप कौन सी है, कौन सा इंटीग्रेशन उसमें हुआ है, कब से कब तक था, इसी के बेस पे जो है कितनी कोर्स हैं, इसी के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है माइक्रो प्रोसेसर को जनरेशन्स में। इसकी जनरेशन्स इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है डिपेंड करती है और इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। तो समझेंगे हम वर्ड साइज क्या होता है। वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स। कितनी बिट्स एक कंप्यूटर, एक माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस कर सकता है एक टाइम पे, उसको कहते हैं वर्ड साइज। एक वर्ड का क्या साइज होगा। अर्लियर ए वर्ड वाज ऑफ 8 बिट्स, पहले क्या बताया था, 8 बिट्स का है, यानी एक बाइट का जो है वर्ड होता था। 8 बिट कंप्यूटर्स बोल देंगे। पहले 4 बिट्स के भी होते थे, 8 बिट्स के भी होते थे। एज इट वॉज द मैक्सिमम लिमिट एट दैट टाइम, उस टाइम पे ये मैक्सिमम लिमिट होती थी। एट प्रेजेंट द मिनिमम वर्ड साइज इज 16 बिट्स एंड मैक्सिमम वर्ड साइज इज 64 बिट। 64 कम बिट का कम माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसमें हम 64 बिट तक का मैक्सिमम एक वर्ड ले सकते हैं और मिनिमम 16 बिट का ले सकते हैं, उससे छोटा नहीं हो सकता। यानी 2⁻16 और 2⁻64 तक आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितने उसकी लिमिट बन जाती है। मेमोरी साइज नेक्स्ट है। डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज द साइज ऑफ रैम वेरीज। इनिशियली रैम वॉज वेरी स्मॉल, 4 मेगाबाइट। 4 मेगाबाइट की आजकल एक फ़ोटो हो जाती है ड्यू टू 4/8 बिट्स वर्ड साइज, क्योंकि ये 4 MB का रैम साइज। रैम का साइज जो है डिपेंड करता है बिट के साइज पे, जितना बड़ा बिट साइज उतनी बड़ी रैम। अभी 64 बिट का जो वर्ड साइज आ रहा है उसी की वजह से हमारी रैम जो है 16 एक्साबाइट्स तक जा सकती है, यानी मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट एंड एक्साबाइट। सोच के देखिए कितनी बड़ी जो है लिमिट, जबकि आजकल हम जो है 64 GB तक ही मोस्टली यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्लॉक स्पीड, कंप्यूटर्स हैव एन इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट्स पल्सेस एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ साथ एक ये सिग्नल यानी एक पल्स जनरेट करता है। आप क्लॉक स्पीड को जो है हार्ट बीट की तरह जो है समझ सकते हैं। एक रेगुलर इंटरवल पे वो बीट आएगी, जितनी जल्दी जल्दी बीट होगी उतना जल्दी जल्दी जो है ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो उसी तरह
जितनी जल्दी जल्दी क्लॉक स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा उसकी पल्स होगी, उतनी ही कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड पर सेकंड, ये एक सेकंड के हिसाब से काउंट होती है बाय द क्लॉक इनसाइड ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एक क्लॉक होती है। क्लॉक स्पीड इंडिकेट्स द स्पीड एट विच द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो कंप्यूटर, वो डिपेंड करता है क्लॉक स्पीड पे। अर्लियर इट वाज मेजर्ड इन हर्ट्स, मतलब इतनी कम स्पीड होती थी कि उसको हम हर्ट्स में ही काउंट करते थे। अभी हम उसको किलो हर्ट्स में, गीगा हर्ट्स में काउंट करते हैं। गीगा हर्ट्स में मीन्स बिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकंड आती हैं। सोच के देखिए कितनी स्पीड होगी। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स मतलब होता है कि कितने प्रोसेसर उस एक सीपीयू के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ कोर्स बढ़ती जा रही है, जिससे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग जो है वो कंप्यूटर होते जा रहे हैं। एक टास्क को डिवाइड करके भी कर सकते हैं, एक टास्क को वो अलग अलग भी। अगर ऑक्टा कोर है, जैसे देखिए ड्यूअल कोर है, 8 कोर्स का है, क्वाड कोर है एंड ऑक्टा कोर है। तो 8 कोर्स अगर एक प्रोसेसर के अंडर होंगी तो वो 8 काम एक साथ कर सकता है, या एक काम को 8 जगह डिवाइड करके। ये उस तरह से हो गया जैसे एक का आदमी एक काम को करे, या 8 जो लोग मिलके एक काम को करें, या 8 लोग अलग अलग काम करें। तो उस तरीके से काम जो है ज़्यादा होगा, स्पीड काम की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स। माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं स्मॉल चिप्स होती हैं, जो आपके अलग अलग आज के दिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए उनके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगाया जा रहा है, जिससे कि उनकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी डिसाइड होती है कि वो क्या काम करेगा। उसको पहले से ही प्रोग्राम करके उसके अंदर लगा दिया जाता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, आपका एसी है, आपका जो है म्यूज़िक सिस्टम है, या आज आपकी गाड़ियाँ भी हैं, सब के अंदर माइक्रो कंट्रोलर आता है। तो देखिए क्या होता है। द माइक्रो कंट्रोलर इज़ ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइस है, छोटी सी, कंप्यूटर नहीं है वो अपने आप में। विच हैज़ ए सीपीयू, उसका अपना एक सीपीयू है, अपनी एक रैम है, रोम है, और अदर पेरिफेरल्स भी उससे कनेक्टेड होती हैं, जो कि सब एक सिंगल चिप पे होता है, एज कंपेयर टू ए माइक्रो प्रोसेसर दैट हैज़ ओनली ए सीपीयू ऑन द चिप। उसमें माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ सीपीयू होता है चिप पे, इसके इसमें इसके साथ साथ रैम, रोम और अदर चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होती हैं वो होता है। इवन जो आपकी जो लाइट्स आप दिवाली पे लगाते हैं, उनमें भी जो है माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं, छोटे छोटे। द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर इसमें दिखाया गया है। देखिए आप ये स्ट्रक्चर देखिए माइक्रो कंट्रोलर का। इसी में ये भी बस सिस्टम से कनेक्ट है, इनपुट आउटपुट है। देखा होगा आपने, जिनको आप एक चिप बोलते हैं या आईसी बोलते हैं। कभी आप गए हो किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को खोला हो, आपने देखा हो दुकान वगैरह पे कि एक आईसी बोलते हैं, इसमें आईसी जल गई है इसकी, या आईसी ख़राब हो गई है। तो ऐसे पिंस होती हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट के लिए पिंस लगी होती हैं। और इसके अंदर ये जो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और अलग अलग पोर्ट्स होती हैं, क्लॉक स्पीड उसकी अपनी होती है, उसके हिसाब से वो काम करता है। बसेस से ये भी आपस में कनेक्ट होते हैं, और ऐसे पिन्स होती हैं नीचे, जो कि पिन उसके एक चिप के ऊपर लगा दी जाती हैं बाकी चीज़ों के साथ कनेक्ट होने के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। मैंने जैसे कि आपको बताया पहले कि जैसे जो भी हमारे घर पे आजकल स्मार्ट डिवाइसेस हैं, सब के अंदर माइक्रो कंट्रोलर होता है। सभी का अपना अपना, तभी वो चीज़ें एक डिज़ायर्ड वे में काम करती हैं जिसके लिए उसको बनाया गया है। एज दीज आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली, हैंस देयर साइज इज एज वेल एज कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। तो उनका एक स्पेसिफिक काम है, वही काम वो करेगा। जैसे वॉशिंग मशीन का जो आपने अगर उसको टाइमर भर दिया, तो वो उसका वही काम है कि उतने टाइम के लिए उसको चलाना, उसके बाद बंद कर देना, उसका इतना सा ही काम है।
कब उसमें मशीन ऑटोमेटिक मशीन है तो कब उसमें पानी लेना है, कितनी देर के लिए उसको बंद करना है, कब वॉल को बंद करना है, कब उसको स्पिन करना है, कब उसको रोकना है, ये सब प्रोग्रामिंग उसमें की होती है. बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर इट इज़ एम्बेडेड इन अनदर डिवाइस और सिस्टम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी. वही काम करने के लिए एम्बेडेड का मतलब होता है कि उसके अंदर उसके साथ लगा दिया. जैसे आपकी वॉशिंग मशीन में या आपके जो है माउस के अंदर लगा दिया, कीबोर्ड के अंदर लगा दिया या माइक्रोवेव के अंदर लगा दिया, तो वो क्या करेगा, आपका वही फंक्शनैलिटी करेगा, स्पेसिफिक टास्क करेगा. तो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल द माइक्रो कंट्रोलर इन ए फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. देखिए वही एग्जांपल है, यूज टू कंट्रोल द वॉशिंग साइकिल विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग. कोई चीज़ ऑटोमेटिक कब बन जाती है, जब वो चीज़ बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करने लगे, वो माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से काम करती है तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है. द साइकिल स्टार्ट्स विद फिलिंग ऑफ वाटर आफ्टर विच द क्लोथ्स आर सोक्ड एंड वॉश. सबसे पहले क्या होता है, पानी आता है उसके अंदर, फिर जो है क्लॉथ जो है उसमें भीगते हैं पानी में, फिर वो वॉशिंग शुरू हो जाती है. उसके बीच में वैसे तो वॉशिंग पाउडर भी वो अपने आप ऐड कर लेती है. देर आफ्टर द वाटर इज ड्रेन्ड. कब पानी को निकालना है, कब जो है क्लॉथ को स्पिन करके ड्राई करना है, ये सब जो है उसमें प्रोग्रामिंग की होती है. और थोड़ी बहुत वो प्रोग्रामिंग चेंज भी हो सकती है, जो अकॉर्डिंग टू जो टाइमर के हिसाब से हम टाइमर सेलेक्ट करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. तो लिटिल बिट वो प्रोग्राम्ड भी हैं, हम उनको कर भी सकते हैं प्रोग्राम, उसको टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, इतनी ही कर सकते हैं. The simple use of microcontroller has permitted repetitive execution of tedious tasks automatically without any human intervention, thereby saving precious time. तो क्या होता है कि अगर हम उसके पास खड़े रहेंगे, उसको बताते रहेंगे, तो हमारा क्या है, इससे टाइम वेस्ट होगा. तो माइक्रो कंट्रोलर क्या कर देते हैं, रिपीटिटिव टास्क जो होते हैं कि बार बार यही टास्क करना है, इसको मशीन को एक बार राइट में घुमाना है, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में, तो वो प्रोसेस वो ऑटोमेटिक कर देता है. इससे टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है. नेक्स्ट टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है. तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, एनी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, कोई भी जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर आ गई वो उसके लिए डाटा है. लेकिन जब उस डाटा में से हम एक मीनिंगफुल जो है अपने जो डिज़ायर के अकॉर्डिंग, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसमें से डाटा निकाल लेते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन जो कि हमारे काम की होती है. अगर वो डाटा के अंदर कोई भी काम की चीज़ नहीं है तो वो डाटा है बेकार, या किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में भी ना हो तो भी वो रॉ डाटा ही कहलाएगा. आजकल ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई और अ, जो भी टेक्नोलॉजी चल रही हैं वो सिर्फ डाटा के ऊपर बेस्ड होती हैं. उसी डाटा को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्ट करने को जो है आज के दिन जो सारा डाटा जो है वो बिग डाटा होता जा रहा है, उस बिग डाटा को एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन बड़े काम की होती है. ए कंप्यूटर इज़ प्राइमरली फॉर प्रोसेसिंग डाटा. कंप्यूटर क्या करता है प्राइमरली आज के दिन, वो डाटा को प्रोसेस करता है. ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिडर एवरीथिंग एज डाटा. उसके लिए सब कुछ डाटा है, बी इट इंस्ट्रक्शंस, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा. डाटा कैन ऑल्सो बी raw and are unorganized facts that are processed to get meaningful information. अनऑर्गेनाइज डाटा होता है, किसी फॉर्मेट में नहीं होता है, वो उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट of data along with its different types is crucial to understand the overall functioning of a computer. तो डाटा को जो है उसके जितने डिफरेंट टाइप्स हैं उसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है अगर कंप्यूटर को समझना है तो. समटाइम पीपल यूज़ द टर्म्स डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इंटरचेंजेबली विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि वो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं. डाटा होता है सबसे पहले, उससे इंफॉर्मेशन निकलती है, इंफॉर्मेशन से हमें नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज के बेस पे ही बड़ी बड़ी कंपनीज आज के दिन डिसीजन लेती हैं. जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, यूट्यूब है.
आपको क्या दिखाना है, क्या आपको दिखना चाहिए, अ, आप क्या सर्च करते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ खरीदता है, किस एरिया में किस लैंग्वेज में जो है ये वीडियो देखे जाते हैं, वो सब जो है एक इंफॉर्मेशन होती है, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको जो है इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको उसके बेस पे आजकल बिजनेस रन हो रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे डाटा कितने टाइप के होते हैं और इसकी क्या क्या टाइप है। ए कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी इनपुट डिवाइसेस, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसा कि आप जानते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, कैमराज, आरएफआईडी स्कैनर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और एमआईसीआर, काफ़ी तरह के हैं। ठीक है, सब में जो है इंफॉर्मेशन जो आती है अलग अलग फॉर्मेट में आती है, बट कंप्यूटर सिर्फ समझता है जीरो और वन की फॉर्म में। एक्सटर्नली डाटा हम उसको कीबोर्ड से देते हैं, A to Z alphabets, small alphabets, 0 to 9 numerals, and some special symbols like @ hash, dollars, colon, semicolon, etc. डाटा कैन बी पुट इन अदर लैंग्वेजेस टू, सभी लैंग्वेज में डाटा जो है अंडरस्टैंड करने लग गया है कंप्यूटर। वो है हो पाया है यूनिकोड्स की वजह से। यूनिकोड में वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितने भी सिंबल हैं, सबको जो है यूनिकोड दिया गया है। उसी यूनिकोड में कंप्यूटर कन्वर्ट करते हैं, उससे फिर वो जो है बाइट बिट में कन्वर्ट करते हैं, जीरो और वन में। डाटा कैन बी पुट इन अदर लैंग्वेज, डाटा मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आता है, हैंस इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल एन इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, बस ये तीन ही कलर होते हैं, बाकी कलर इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ए वीडियो इज मेड अप ऑफ फ्रेम्स एंड ए फी रिसिप्ट इज मेड ऑफ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। जैसे आपकी स्कूल की फीस की रिसिप्ट होती है, उसमें क्या होते हैं, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है। न्यूमेरिक बोले तो नंबर्स, नॉन न्यूमेरिक बोले तो अल्फ़ाबेट्स वगैरह। वीडियो में क्या होते हैं, फ्रेम्स, फ्रेम्स की फॉर्म में होता है, कितने फ्रेम्स पर सेकंड चलता है वीडियो, उसी पे उसकी क्वालिटी, और पिक्सल्स भी होते हैं उसमें, उस पर डिपेंड करता है, वो भी RGB के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं वैसे तो। प्राइमरी देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा, कितने टाइप का डाटा है, 3 टाइप का। तो सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड, तीसरा आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। डाटा विच फॉलोज ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज इजी टू कॉम्प्रीहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डाटा, जो कि एक स्पेसिफिक क्या फॉलो करता है, फॉर्मेट को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है कि वो आसानी से हमें देखते ही समझ आ जाता है, कि जैसे एक टेबल की फॉर्म में डाटा होता है, टेबल में रोज होती हैं, कॉलम होती हैं, हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये क्या है, और हर एक कॉलम में वही डाटा आएगा जिस चीज़ का कॉलम है। प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट होते हैं ये। फिगर 1.3 में दिखाया गया स्ट्रक्चर डाटा रिलेटेड टू मंथली अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट मेंटेन्ड बाय द स्कूल। ये क्या है, मंथली अटेंडेंस का रिकॉर्ड है। जैसे आप कॉलम्स देखिए, रोल नंबर, नेम, मंथ, अटेंडेंस, हमें देखते ही ये पता चल गया कि इस कॉलम में सिर्फ यही आएगा। रोल नंबर के कॉलम में रोल नंबर ही होंगे, नेम के कॉलम में नेम्स ही होंगे, मंथ के कॉलम में मंथ होगा, और अटेंडेंस के केस में अटेंडेंस ही लिखी हुई होगी उस कॉलम के अंदर, कुछ और नहीं होगा। ये नहीं होगा कि अटेंडेंस लिखा हुआ है और उसके अंदर कोई फोटो डली हुई है, नहीं। तो ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो गया, इसको समझना भी आसान है और इससे इंफॉर्मेशन निकालना भी आसान है। इट इज़ क्लियर दैट सच डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रो कॉलम फॉर्मेट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल, सीख से समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर डाटा में बी स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, और विदाउट ऑर्डर भी हो सकता है। इन द एग्जाम्पल अटेंडेंस डाटा इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्टली रोल नंबर के हिसाब से जो है अटेंडेंस का डाटा फॉर्मेट होता है सबसे पहले, और मंथ वाइज भी। अदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर डाटा इंक्लूड सेल्स ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, ATM ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन पहले होगी वो पहले आएगी, जो ट्रांजैक्शन बाद में होगी वो बाद में आएगी, जो टिकट पहले बुक होगी वो पहले आएगी, जो बाद में बुक होगी वो बाद में आएगी। तो ये क्या है, रेलवे टिकट देखिए, कितनी भी आप रेलवे टिकट बना लीजिए, सबका फॉर्मेट सेम ही होता है। कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस टाइम पे जाना है, कौन सी ट्रेन में जाना है, सब वो क्या है, फिक्स है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आ गया है डाटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो कैसे भी आ सकता है।
ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, टेक्स्ट, सोशल मीडिया, सैटेलाइट इमेजरी, ये सब जो है आज के दिन डाटा का फॉर्मेट चेंज होता जा रहा है और ये बनता जा रहा है बिग डाटा, जिसको आप आगे देखेंगे। इसमें मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड है, बट क्या किया गया है कि ये रिकॉर्ड डिटेल सेंड टू पेरेंट्स, सच डाटा इज अनस्ट्रक्चर्ड, कहीं भी कुछ भी लिख दिया है। ये देखिए, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड, कहीं आपका ग्राफ बना दिया है, कहीं प्रिंसिपल के सिग्नेचर हो गए हैं, कहीं स्कूल का लोगो बना दिया है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, गार्जियन के सिग्नेचर, मतलब एक ये एक टाइप से फॉर्म बना दिया है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, डाटा विच have no well-defined structure but maintain internal tags or मार्किंग टू सेपरेट डाटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। मतलब जो तो ना तो स्ट्रक्चर्ड है ढंग से, ना ना ही जो है बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है, वो आता है सेमी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में। जैसे HTML पे कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं, एक स्पेसिफिक लिखा होते हैं, एक फॉर्मेट होता है, उसका टेक्स्ट लिखे होते हैं, ऊपर मेन्यू होता है, लेफ्ट में साइड बार होते हैं, और बीच में आपकी पोस्ट होती है, राइट में आपके जो फोटोज़ वगैरह या कुछ भी लगे होते हैं। एक मतलब प्योरली स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि बीच में कोई भी पोस्ट आ सकती है, कैसी भी पोस्ट आ सकती है, तो लेकिन वो फिर भी एक लिटिल बिट स्ट्रक्चर्ड है। कोमा सेपरेटेड वैल्यू होती हैं, CSV फाइल होती हैं, हर एक चीज़ को कोमा कोमा करके लिखा होता है। टेबुलर डाटा को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका वो एक स्पेसिफिक जगह पे ले लिखे होते हैं, बस कोमा लगा के कहीं आगे लिख दें, कहीं पीछे लिख देंगे। टेबुलर डाटा की तरह एकदम वो जो है कॉलम वाइज नहीं है। सेमी स्ट्रक्चर डाटा कंटेनिंग स्टूडेंट्स मंथ वाइज अटेंडेंस, ये अभी मंथ वाइज अटेंडेंस है। देखिए सेमी स्ट्रक्चर डाटा ही है। इसमें क्या किया, नेम, मंथ, क्लास, अटेंडेंस बार बार लिखा जा रहा है। ठीक है, नाम भी बार बार लिखे जा रहे हैं, किसी का रिपीट हो गया तो भी नहीं पता। क्लास 11 कितनी बार लिख दिया, जुलाई कितनी बार लिख दिया, अटेंडेंस कितनी बार लिख दिया, बहुत ज़्यादा रिपीटिशन भी है इसके अंदर। इस रिपीटेड डाटा को बोलते हैं रिडंडेंसी। In this example, there is no specific format for each attendance record. Here, each data value is preceded by a tag, name, month, class, attendance. पहले ही उसके जो है बताया हुआ है कि क्लास है, कि अटेंडेंस है, कि मंथ है, कि क्या है। For interpretation of data value while processing, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे ही ये चेक होगा कि ये क्या है, ये 94 लिखा हुआ है, ये क्या है, अटेंडेंस है या रोल नंबर है या क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। कैप्चरिंग से मतलब है उस डाटा को इनपुट लेना, स्टोर का मतलब है उसको स्टोर करना, रिट्रीवल का मतलब है जब रिक्वायरमेंट हो उसको वापस से जो है रिट्रीव करना डाटा को। जैसे कि आपके डेटाबेस में डाटा स्टोर हो जाता है, जैसे कि एक आप एग्जांपल मान के चल सकते हैं कि आधार का डाटा आपका, उस डाटा को कैप्चर किया जाता है, आपके फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन वगैरह जो भी आपकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन सब डाली जाती है, उसको स्टोर रखा जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिट्रीव करते हैं। टू प्रोसेस डाटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डाटा। सबसे पहले यूज़ करने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमारे पास डाटा होना चाहिए, और उस डाटा को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनपुट करानी पड़ेगी उसके अंदर कैप्चर करके। This is followed by its storage in a file or a database so that it can be used in the future. उसको एक database में store करेंगे। Whenever data is to be processed, it is first retrieved from the file or database so that it can perform further action. जब तक वो डाटाबेस में स्टोर है हम उस पर एक्शन नहीं कर सकते, उसको हम डाटाबेस से फैच करेंगे। फैच करने के बाद हमें वो दिखेगा, दिखने के बाद हम उसमें चेंज करेंगे, चेंज को फिर हम सेव कर देंगे और वो फर्दर जो है चेंज हो जाएगा। जैसे आपको आधार कार्ड में अपना बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट करानी है तो आपको जाना पड़ेगा, वो क्या करेगा, आपकी जो प्रीवियस डिटेल है उनको फैच करके नई डिटेल से रिप्लेस कर देते हैं। डाटा कैप्चरिंग, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द डिजिटल फॉर्म, सब चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आजकल बुक्स को भी जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है।
This capturing may vary from simple instrument like keyboard, barcode reader used at shopping outlet. बारकोड रीडर क्या होता है? जैसे आप कोई कपड़े लेते हैं, उसके ऊपर स्कैन किया जाता है, वो उसका रेट वगैरह जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ फैच कर लेता है। कमेंट्स और पोस्ट ओवर सोशल मीडिया के ऊपर जो आप पोस्ट करते हैं वो भी रिकॉर्ड रखा जाता है, आप किसके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं, तो सेंसिबली आपको कमेंट करना चाहिए। रिमोट रिमोट सेंसर ऑन एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट भी जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं वो भी क्या करती हैं, डाटा को कैप्चर करती हैं, अर्थ की पिक्चर्स लेती हैं, वो एक डाटाबेस में जाके स्टोर होता है, उससे फिर उन इमेजेस को जोड़ के एक जो है अर्थ की पूरी पिक्चर बनाई जाती है। समटाइम्स हेट्रोजेनिटी अमंग डाटा सोर्सेज मेक डाटा कैप्चरिंग ए कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स क्यों बन जाता है? हेट्रोजीनियस है डाटा, होमोजीनियस नहीं है, सेम नहीं है डाटा, अलग अलग तरह का डाटा होता है, तो उसको दिक्कत आती है सेव करने में कि उसको कैसे सेव करें, कहाँ सेव करें, क्योंकि डाटाबेस में हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन रख दी, पिक्चर को टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट को पिक्चर के साथ सब कुछ मिला के रख दिया, तो वो जो है एक गार्बेज बन जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। और अगर काम भी लेना होगा तो उसको फिर बहुत ज़्यादा उस पर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग करने में जो है हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, पैसा लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी, और वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही हाथ लगेगी, तो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन में हमारे ज़्यादा काम की होती है। नेक्स्ट है डाटा स्टोरेज। उस डाटा को जो हमने लिया वो डाटा जो है सेव होगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। हाई रेट पे डाटा जो है, आजकल बहुत डाटा आ रहा है, जो डाटा की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए आप कितने वीडियो डेली जनरेट हो रहे हैं, हर एक चीज़ यूट्यूब के ऊपर है, हर एक चीज़ इंटरनेट के ऊपर आती जा रही है। डाटा का साइज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और वो भी बहुत स्पीड से। हाउएवर द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइस हैज़ हेल्प इन सिंप्लीफाइंग द टास्क। तो ये जो स्टोरेज की कैपेसिटी है ये जो है इंक्रीज हुई है टेक्नोलॉजी के साथ, और चीप भी हुई है। देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जैसे कि हमने पहले दिखाया था। डाटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। डाटा तो डेली बढ़ता जा रहा है, सेकंडों के हिसाब से डाटा बढ़ता है। हैंस द स्टोरेज डिवाइसेस ऑल्सो रिक्वायर टू बी अपग्रेडेड पीरियोडिकली। तो सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको भी अपग्रेड टाइम टू टाइम करना जो है बहुत ज़रूरी है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स विद लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज कॉल्ड डाटा सर्वर्स आर डिप्लॉयड टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। तो डाटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? सर्वर्स। सर्वर्स सिर्फ स्टोर नहीं करते, स्टोर करने के साथ साथ उसको डाटा को प्रोसेस करते हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो डाटा को हमें प्रोवाइड भी कराते हैं। सच डेडिकेटेड कंप्यूटर हेल्प इन प्रोसेसिंग डाटा एफिशिएंटली। हाउ एवर द कोस्ट both hardware and software of setting up a data server as well as its maintenance is हाई, स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप। सभी जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते सर्वर्स को रखना, इसीलिए क्या करते हैं हम होस्टिंग का यूज़ करते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे कि आपको एक स्टोरेज दी जाती है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्लाउड स्टोरेज का है आपकी जो गूगल का जीमेल होता है, जीमेल के गूगल का जो जीमेल है उसमें आपको क्लाउड स्टोरेज दिया जाता है 15 GB का, जहां आपकी जो मेल्स हैं वो स्टोर रहते हैं, वो आपको स्पेस दिया जाता है। लेकिन क्या आप अपने लेवल पे ऐसा सर्वर मेंटेन कर सकते हैं? अब हम क्या, कोई भी नहीं कर सकते, एक ऑर्गेनाइजेशन भी इतना जो है अफोर्ड नहीं कर सकती जब तक वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो क्लाउड को यूज़ करना सस्ता भी पड़ता है और एफिशिएंट भी है वो, और जो है उसका हेडेक जो है वो भी नहीं रहता, उसको सिक्योरिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी जो कॉस्ट है वो हमें उतनी नहीं बियर करनी पड़ती। डाटा रिट्रीवल, इट इन्वॉल्व फैचिंग डाटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस। रिट्रीवल होता है मतलब उस डाटा को उस स्टोरेज डिवाइस, पहले स्टोरेज डिवाइस में उसमें डाटा डाला, फिर उस डाटा को जरूरत पड़ी तो वापस निकाले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एज डाटा बेसिस ग्रो द challenges involved in searching and retrieval of the data in acceptable time also increase। जैसे जैसे डाटा बढ़ता जा रहा है उसको सर्च करना और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है,
हालांकि हमारे डिवाइसेस बहुत फास्ट हो गई हैं, उसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि चीज़ें दिन ब दिन फास्ट होती जा रही हैं, आसान होती जा रही हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से हैं, ना कि डाटा। डाटा तो बढ़ता ही जा रहा है। कम डाटा हो, आपके पास चार नाम लिखे हुए हैं, आप तुरंत देख के बता देंगे। इन चार नाम में से कोई नाम पूछे आपसे तो आपने तुरंत देखा, बता दिया। लेकिन वही जो है, हजारों लाखों मिलियंस बिलियंस नाम हो तो आप जो है नहीं ढूंढ पाएंगे। वो टास्क जो है बड़ा होता चला जाएगा। मिनिमाइजिंग डाटा एक्सेस टाइम इज क्रूशियल फॉर फास्टर डाटा प्रोसेसिंग। और फोकस क्या है? फोकस है उस टाइम को मिनिमाइज करना, क्योंकि सबको चीज़ें क्विक चाहिए। जब भी तुरंत सर्च किया तुरंत डाटा आ गया, तो वो फास्ट स्पीड बढ़ाने के लिए क्या है, टाइम को कम करना पड़ेगा। डाटा डिलीशन एंड रिकवरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विद डिजिटल डाटा इज इट्स डिलीशन। सबसे बड़ा थ्रेट, डाटा हमने स्टोर तो कर दिया, हार्ड कॉपी में हमारे पास है, हार्ड कॉपी हमारी सेव रहेगी, हमारे पास हमारी फ़ोटो होंगी, कब की वो फ़ोटो हमारे पास आज भी रखी होंगी, कई कई सालों तक रखी रहती हैं। लेकिन डिजिटल स्टोरेज के साथ क्या है, अगर उससे डाटा डिलीट हो गया तो वो हमारे पास से चला जाएगा। या डाटा जो जहाँ हमने सेव किया है वो स्टोरेज करप्ट हो गई या ख़राब हो गई, उसका एक भी पार्ट ख़राब हो गया तो वो पूरा डाटा चला गया। द स्टोरेज डिवाइसेस कैन मैनी माल फंक्शन और क्रैश डाउन रिजल्टिंग इन द डिलीशन ऑफ डाटा स्टोर्ड। या तो वो माल फंक्शन, मैंने बताया, कोई भी पार्ट ख़राब हो गया, या फिर वो क्रैश कर जाए। क्रैश का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, तो वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। यूजर्स कैन एक्सीडेंटली इरेज डाटा, गलती से भी डिलीट हो सकता है फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। करना कुछ और चाह रहे थे, जो है डिलीट का बटन दब गया, ध्यान नहीं दिया और डाटा डिलीट हो गया। और ए हैकर और मॉलवेयर कैन डिलीट द डिजिटल डाटा इंटेंशनली। हैकर आपके डाटा को लॉक कर सकते हैं। फिर जैसे वो रैंसमवेयर आया था बीच में, आपका डाटा करप्ट हो सकता है, आपका डाटा में दूसरा डाटा आ सकता है, उसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से वो डाटा आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। Deleting digitally stored data means changing the details of data at bit level. डिजिटली स्टोर डाटा को हमने अगर चेंज कर दिया, मतलब उसको बिट लेवल पे चेंज कर दिया, विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वो टाइम कंज्यूमिंग है। देयर फोर व्हेन एनी डाटा इज सिंपली डिलीटेड इट्स एड्रेस एंट्री इज मार्क्ड एज फ्री। हम डाटा को बिट लेवल पे डिलीट नहीं करते, डाटा जैसा डाटा स्टोर है वैसा ही स्टोर रहता है, उसमें हम उसको नहीं डिलीट कर सकते बिट बाय बिट उस डाटा को। यानी जितने भी 010101 करके सेव है उसको सबको या तो जीरो करो, सबको वन करो, या फिर उसकी जो एक एंट्री होती है कि एक पिक्चर होती है, एक फ़ोटो है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक सेव है, उसका एक इंडेक्स बना होता है। ठीक है, उस इंडेक्स को हम डिलीट कर देते हैं, यानी हमारे पास उसका एड्रेस जो है हमारा गुम हो गया, एड्रेस गुम हो गया, तो हम उस चीज़ को उस डिस्क के अंदर ढूंढ नहीं सकते। सिंपली डिलीशन का इतना सा मतलब है कि उसकी एड्रेस की जो एंट्री है वो डिलीट हो जाती है, तो वो हम उस मेमोरी को फ्री डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरी करनी है तो उसको फिर से उसके ऊपर ही राइट कर देते हैं। एंड दैट मच स्पेस इज शोन एम्प्टी टू द यूज़र विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डाटा। एक्चुअली डिलीट नहीं होता तो उसको कोई भी रिकवर कर सकता है। अगर आपको परमानेंटली डाटा डिलीट करना, आप उसके ऊपर एक या दो बार और कुछ चीज़ राइट कर दीजिए गार्बेज वैल्यूज से। तो जैसे एक ही पिक्चर है, पूरा उसी की कॉपी दुनिया भर की उसमें स्टोर कर दिया, फुल कर दिया, फिर उसको डिलीट कर दिया, जो पिक्चर ऐसी ही कोई नॉर्मल पिक्चर थी, तो आपका सारा डाटा तब जो है रिकवरेबल नहीं होगा। इन केस डाटा गेट्स डिलीटेड एक्सीडेंटली और करप्टेड, देयर अराइजेज ए नीड टू रिकवर डाटा। या तो गलती से डिलीट हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, रिकवर। रिकवरी ऑफ द डाटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट्स और मेमोरी स्पेस मार्क्ड एज डिलीटेड हैव नॉट बीन ओवर रिटन बाई सम अदर डाटा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप ओवर राइट कर देंगे किसी भी डाटा से या गार्बेज वैल्यू से, तो आपका डाटा जो है रिकवरेबल नहीं होगा। अगर आपने सिंपली डिलीट किया है तो आपका रिकवर हो जाता है। उसका सिंपल सा एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जब हम डिलीट करते हैं डाटा को तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन से हम रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेमोरी हमें फ्री दिखाएगा। वो क्यों रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसने अभी उसकी एड्रेस की एंट्री सिर्फ डिलीट की है, उसको फ्री दिखाया है।
परमानेंटली वो डाटा डिलीट नहीं हुआ है, उसकी एंट्रीज को भी एक जगह सेव करके रख लिया है, ताकि अगर रिकवरी की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर वहाँ से भी डिलीट कर दिया तो वो एंट्री आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, फिर हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी उसको रिकवर करने के लिए, जो उसके एड्रेसेस को देख सके, ढूंढ सके, दोबारा से जनरेट कर सके। तो रिकवरी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम जो है कर पाएंगे। Data recovery is a process of retrieving deleted, corrupted and lost data from secondary storage device. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से जो डिलीट हो गया उसको ला सकते हैं। रैम से डिलीट हुआ को नहीं ला सकते हैं, रैम से गया तो गया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात हो रही है वो। देर आर यूजुअली टू सिक्योरिटी कंसर्न एसोसिएटेड विद डाटा। दो सिक्योरिटी कंसर्न है, क्या है? वन इज इट्स डिलीशन बाय सम अनऑथराइज्ड पर्सन और सॉफ्टवेयर, या तो कोई अनऑथराइज उसको डिलीट कर दे, जिसको ऑथराइज क्या, अनऑथराइज क्या होता है, जिसको उस डाटा की एक्सेस नहीं है, जिसके लिए वो डाटा नहीं बना है, और वो उसको डिलीट कर दे। These concerns can be avoided by limiting access to computer system using password। तो हम अपने कंप्यूटर पे या फ़ोन्स पे पासवर्ड लगा देते हैं जिससे कोई दूसरा डिलीट ना कर सके। जैसे आपका दोस्त है, आपका फ़ोन लिया, उसने डिलीट कर दिया, वो तो अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज डिलीशन है, वो पर्सन ऑथराइज नहीं है उस चीज़ के लिए। आप खुद डिलीट करते हो, आप कर सकते हो। तो हम इसके लिए पासवर्ड लगा के रखते हैं अकाउंट्स और फाइल पे, वेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो। देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ एनक्रिप्टिंग फाइल। फाइल को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। एनक्रिप्ट करना होता है कि वो फाइल किसी को समझ ना आए, उसके लिए एनक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनवांटेड मॉडिफिकेशन। ताकि मॉडिफाई तब करेगा जब उसको समझ आएगा कि ये क्या है। अगर हमने उसको एनक्रिप्ट कर दिया और वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो उसको डिलीट नहीं कर पाएगा या मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। डिलीट तो फिर भी कर सकता है। The other concern is related to unwanted recovery of data by unauthorized user और सॉफ्टवेयर। जैसे आपका मोबाइल है, आपने डिलीट कर दिया उसको, आपने मोबाइल को बेच दिया, इसको बेचा, उसने उस डाटा को रिकवर कर लिया, तो ये क्या हो गया? अनवांटेड रिकवरी होगी। मैनी ए टाइम्स वी डिस्कार्ड आवर ओल्ड ब्रोकन और माल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइसेस विदाउट टेकिंग केयर ऑफ डिलीट डाटा। टू डिलीट डाटा, हमने उसको फॉर्मेट कर दिया, हम सोचे कि डिलीट हो गया, लेकिन वो रियली डिलीट नहीं होता है। वी अज्यूम दैट द कंटेंट्स ऑफ डिलीटेड फाइल्स आर परमानेंटली रिमूव। परमानेंटली रिमूव हो जाए, हमें ये इंश्योर करना चाहिए। However, if these storage devices fall into the hands of mischief mongers, mischief mongers होते हैं जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कुछ उस डाटा के साथ उल्टा सीधा करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, या कुछ भी उसको आपके नुकसान के लिए यूज़ करना चाहते हैं, दे कैन ईजिली रिकवर डाटा फ्रॉम सच डिवाइस। वो रिकवर कर सकते हैं। दिस पोजेज ए थ्रेट टू डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी जो थी, सिर्फ आपका डाटा था, आपके लिए ही था, तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रह गया, अब वो डाटा पब्लिकली एक्सपोज हो गया। दिस कंसर्न कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर टूल टू डिलीट और shred data before disposing of any old और faulty storage devices। जैसे हम किसी पेज पे हमने कुछ लिखा, उस पेज को हम परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या तो जला देते हैं, या इतने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देते हैं कि वो जो है रिकवरी के लायक नहीं रहता। तो यही हम स्टोरेज डिवाइसेस में करते हैं, या तो हम उसको एकदम क्रैश कर दें, डिस्पोज कर दें, या फिर हम उसका डाटा इस तरीके से डिलीट करें कि वो रिकवर ना हो पाए, या उस डिवाइस को हम ऐसे तोड़ दें कि वो दोबारा से काम करने लायक ही ना बचे, कि उससे रिकवर किया जा सके। अब बात आती है तो हार्डवेयर की बात ही, अभी बात आएगी सॉफ्टवेयर की। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट फिजिकल कंपोनेंट्स और द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बट हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज विदाउट सॉफ्टवेयर। जैसे आपका शरीर है, शरीर किसी काम का नहीं है अगर हमारा अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, यानी जो दिमाग है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। सबकी प्रोग्रामिंग हमारी भी अलग अलग तरीके से होती है, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। किस एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोग्रामिंग होती है, और अगर वो प्रोग्रामिंग करप्ट है, वो प्रोग्रामिंग गलत हो गई है, तो इंसान गलत काम करता है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी है, उसका सॉफ्टवेयर जैसा होगा वैसा ही वो कंप्यूटर काम करेगा। इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। आपने वो रोबोट मूवी देखी होगी, पहले उसमें अच्छा सॉफ्टवेयर होता है तो वो अच्छा काम करता है, फिर उसमें मेलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी वो गलत काम करने वाला, डिस्ट्रक्शन करने वाला सॉफ्टवेयर डाल देता है, तो उसके बाद वो जो है डिस्ट्रक्शन करने लगता है। इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच वी
कैन नॉट व्यू फिजिकली, तो हम उसको फिजिकली तो नहीं देख सकते ना टच कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्ड जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते कंप्यूटर के फॉर्मेट में। वैसे तो हार्ड सॉफ्ट दोनों चीज़ों को टच कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के केस में सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसको हम सिर्फ समझ सकते हैं, देख सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसको टच एंड फील नहीं कर सकते। इट comprises द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर, और वही इंस्ट्रक्शंस जो हमने दी थी जो कंप्यूटर का हार्डवेयर प्रोसेस करेगा, वही जो कहलाता है सॉफ्टवेयर। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर, और हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर मिलके ही पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटकम। जब तक डिजायर्ड आउटकम नहीं है तब तक वो किसी काम का नहीं है। इन अदर वर्ड्स, जैसे आप बजाना चाह रहे हो, वीडियो चलाना चाह रहे हो, वहाँ पे वीडियो और ऑडियो, दोनों वीडियो और ऑडियो एक साथ आएगा, ठीक है, तभी जो है बात बनेगी। ऑडियो आ रही है, वीडियो आप जो है स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे हैं, तो वो डिज़ायर्ड आउटपुट आपकी नहीं आई है, यानी हार्डवेयर आपका काम नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर तो आपका ठीक काम कर रहा है। इन अदर वर्ड, इज सॉफ्टवेयर इज रिटन इन सम कंप्यूटेशनल पर्पस, रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए लिखा, किसी न किसी काम के लिए लिखा है। जैसे कि सम एग्जांपल, सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे उबुंटू है, विंडोज़ 7 है, 10 है, अभी 11 भी है। वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स लाइक लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम देखते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, ठीक है, इसका यही है। अभी फ़ोन में जिससे आप देख रहे हैं, ये एक पीडीएफ है, पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। वीडियो प्लेयर है, जिसमें आप ये प्ले कर रहे हैं या तो यूट्यूब में प्ले कर रहे हैं, तो वो एक वीडियो प्लेयर है, ठीक है। यूट्यूब भी एक सॉफ्टवेयर है। वीएलसी प्लेयर, फोटो एडिटर्स लाइक GIMP एंड लिब्रे ऑफिस, ये अलग अलग नाम है सॉफ्टवेयर्स के। ए डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज रेफर टू एज सॉफ्ट कॉपी। जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है, वो एक सॉफ्ट कॉपी है। जब उसको हम प्रिंट करके निकाल लेते हैं, वो क्या बन जाती है, एक हार्ड कॉपी। आप उसको फ्रेम करा के लगा सकते हैं। हार्डवेयर refers to the physical component which can be seen and touched, for example RAM, keyboard, printer, monitor, CPU, etc. On the other hand, software is a set of instruction and data that make hardware functional to complete the desired task. कुछ नहीं है, वही बताया जो मैं आपको बता चुका हूँ। A software knows how to make different hardware component of a computer works. सॉफ्टवेयर को पता होता है कि वो कैसे काम करते हैं, तो उससे काम, जिसको पता होगा ये चीज़ कैसे काम करेगी, वही तो उससे काम करवा सकता है। एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज विद द एंड यूजर। हमारे और हार्डवेयर के बीच में एक सॉफ्टवेयर है जो हमें उससे इंटरेक्शन करवाता है, जो कि बताया जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, विंडो है। अगर वो विंडो ना डली हो तो आप कंप्यूटर को नहीं चला पाओगे, उसका इंटरफेस ही नहीं मिलेगा आपको, कि तो हार्डवेयर से आप काम नहीं करा सकते। हार्डवेयर से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करवाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे के। सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन दी ह्यूमन यूजर एंड दी हार्डवेयर। डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ इंटरेक्शन with hardware and function to be performed, the software can be broadly categorized into three category, तीन कैटेगरी के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली आप क्या समझते हैं कि जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है, उसके बिना सिस्टम नहीं वर्क कर पाएगा, आप अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं, जो एडवांस कंप्यूटर को जानते हैं वो कर सकते हैं, बट उसके अलावा एक नॉर्मल यूज़र जो है उतना इजीली उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। बेसिक फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करता है कि जो भी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं उसका भी मीडियम देता है। कंप्यूटर को कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, कैसे फाइल मैनेजमेंट करना है, कैसे कौन सी चीज़ डिस्प्ले होगी, कैसे वर्क करेगा, कितना एफिशिएंटली हार्डवेयर वर्क करेगा, वो सब हैंडल करता है
आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी वो सिस्टम को चलाता है। A system software knows how to operate and use different hardware components of a computer। वो जानता है, उसको पता है, उसमें उसकी प्रोग्रामिंग की होती है कि उस हार्डवेयर को कैसे हैंडल करना है, अलग अलग हार्डवेयर को। इट प्रोवाइड्स सर्विस डायरेक्टली टू द एंड यूज़र। एंड यूज़र मतलब जो कि उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करता है। और टू सम अदर सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर को भी वो सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। जैसे हमने ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस प्रेजेंटेशन वगैरह इंस्टॉल किया, तो उसको भी सर्विस प्रोवाइड कराना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। जो अदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उनको कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आगे देखेंगे। इट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू एंड यूज़र और टू सम अदर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे जिसको हम विंडोज़ बोलते हैं, लाइनक्स, उबुंटू, यूनिक्स, ये सब जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम की यूटिलिटीज़ हैं कुछ, और डिवाइस ड्राइवर हैं। ड्राइवर्स भी आप ध्यान रखिए, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं, क्योंकि एक हार्डवेयर कैसे काम करेगा, जैसे आपने प्रिंटर लगा दिया तो वो प्रिंटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके ड्राइवर्स नहीं होंगे। यानी ये समझिए कि अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं, उनको चलाने के लिए अलग अलग तरह के ड्राइवर चाहिए होते हैं। कोई हैवी गाड़ी है, कोई लाइट गाड़ी है, कोई स्कूटर है, कोई साइकिल है, कुछ भी है। एक एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं। तो सबको चलाने के लिए अलग अलग जो उसको इंटरेक्ट कैसे करेगा, वो जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल किए होते हैं, उसके साथ साथ कंपैटिबल करने के लिए उसको। ऑपरेटिंग सिस्टम, एज द नेम इम्प्लाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे बेसिक यही है। ठीक है, फिर सब चीज़ें, सारे सॉफ्टवेयर बाद में आते हैं। विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क, आप इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर को नहीं कर पाएंगे, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और कर भी दिया तो एफिशिएंटली उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आप ऊपर से डालेंगे उसको भी वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड प्रोवाइड्स एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूज़र ऑफ द सिस्टम, उसको सिक्योरिटी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अलग अलग अकाउंट्स बने होते हैं, कौन किसको क्या फंक्शनैलिटी देनी है, कौन क्या एक्सेस कर सकता है, किसको क्या राइट है, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कि या नहीं कर सकता। हार्डवेयर से जितना दूर रखा जाएगा एंड यूज़र को, उतनी सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अदरवाइज उसकी मेमोरी करप्ट हो सकती है, उसकी मेमोरी डैमेज हो सकती है, और वो अ, ऐसा भी हो सकता है कि गार्बेज वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाए, डिफ्रैगमेंट हो जाए। काफ़ी तरह की जो प्रॉब्लम्स जो है उसमें फिर आ सकती हैं अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़, जैसा कि आप सब जानते हैं विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 अभी आ रखी हैं वो। लिनक्स, मैकिंटोश, मैकिंटोश जो एप्पल्स वाले उसमें आता है, उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल में आता है, उबुंटू। और ये सब लाइनक्स और यूनिक्स के एग्जाम्पल हैं, उनका थोड़ा सा एडवांसमेंट है। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड जो मोबाइल फ़ोन में आता है, आई ओ एस जो एप्पल के फ़ोन में आता है, मैकिंटोश जो एप्पल के डेस्कटॉप और लैपटॉप में आता है, मैकिंटोश होता है। अभी आता है आपका सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ से हम क्या समझते हैं? सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे जैसे यूटिलिटी होते हैं ना, टूल्स होते हैं, जैसे हमारी गाड़ी को मेंटेन करना है, जैसे क्लीनर सॉफ्टवेयर होता है, डिफ्रेगमेंटर होता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सम सिस्टम यूटिलिटीज़ आर शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल, जैसे अभी मैंने बताया। फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, किसी चीज़ को आपने फॉर्मेट करना है, किसी ड्राइव को फॉर्मेट करना है, तो यूटिलिटी आपके उसमें पहले ही साथ में आती है। सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी, जैसे उसका एक बैकअप क्रिएट कर देते हैं, बैकअप फाइल क्रिएट हो जाती है, तो सिस्टम को किसी स्टेट पे सिस्टम अटक गया तो अपने आप ही रिस्टोर कर ले, वो टूल्स उसके अंदर पहले से ही होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे टूल हैं। अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज़ आर दोज विच आर नॉट शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऐसे हैं जो नहीं आते हैं बट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये क्या हो गया? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। आपके सिस्टम के अंदर कोई भी अगर वायरस आएगा तो उस वायरस को रिमूव करना, उसको पहले ही ब्लॉक करना, उसको रोकना, ये सब जो है काम है
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। डिस्क क्लीनर आपकी डिस्क को क्लीन कर देगा, फालतू की जंक फाइल्स वगैरह जो पड़ी होंगी उनको क्लीन करके आपके सिस्टम की जो है स्पीड को इंक्रीज कर देगा। डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो आपकी डिस्क में चीज़ें अलग 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 जगह पे पड़ी हैं उनको सबको एक साथ कर दिया ताकि आपको ज़्यादा मेमोरी स्पेस अवेलेबल हो सके। इसको फ्रेगमेंटेशन डिफ्रेगमेंटेशन आप आगे भी एडवांस टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे डिफ्रेगमेंट अगर मेमोरी हो जाती है तो बीच में अगर वो जो अनयूटिलाइज स्पेस होता है वो बेकार जाता है, उसको यूटिलाइज करने के लिए डिफ्रेगमेंट करते हैं और हमारा स्पेस यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाता है। पेजिंग टेक्निक्स वगैरह उसके लिए जो होती हैं, पेज के अलग अलग साइज होते हैं, वो टेक्निक्स एडवांस टॉपिक्स में पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। अगला है डिवाइस ड्राइवर। मतलब किसी भी डिवाइस को ड्राइव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। नाम से ही क्लियर है। कंप्यूटर में आप एक चीज़ खास बात देखेंगे कि जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है, काम के अकॉर्डिंग ही उसको क्योंकि नाम दिया गया है। एज द नेम सिग्निफाई, देखिए द पर्पज ऑफ द डिवाइस ड्राइवर इज टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। आपने प्रिंटर लगा दिया, वो जब तक उसके ड्राइवर नहीं डलेंगे तो उसको सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। हार्डवेयर जो है वो कैसे हैंडल करना है उसको पता नहीं चल पाएगा, कैसी उसकी इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रिंटर होते हैं और अलग अलग उनके तरीके, कोड्स, कमांड्स, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही होता है। व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क। वो तो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेता है। बट एवरी डे न्यू डिवाइसेज एंड कंपोनेंट्स आर बीइंग एडिड। नए नए, जैसे मैंने बताया, डिवाइसेस आ रही हैं, अलग अलग तरह की जो है को जो ऐड होती जा रही हैं। RFID रीडर हैं, स्कैनर्स हैं, कैमराज हैं, लिडार इमेजरी लेने के लिए हैं, टूल्स हैं। तो वो जो जितने भी नए टूल कोई इनोवेट करता है, रोबोट्स हैं, तो अगर वो उसको कनेक्ट करना है, कैमराज हैं, तो उसके लिए उसके उनको सॉफ्टवेयर्स और कोड साथ देने पड़ते हैं। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन टू ऑपरेट ऑल द एग्जिस्टिंग एंड न्यू डिवाइसेस। क्योंकि अगर सारी ही फंक्शनैलिटी सारे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर उसमें डाल दे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हैवी हो जाएगा और वो किसी काम के भी नहीं रहेंगे, फालतू में स्पेस घेरेंगे। वेयर ईच डिवाइस हैज़ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग तरह की। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेटेड टू द डिवाइस ड्राइवर। उस डिवाइस का जो ड्राइवर है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का ओवरलोड उसको दे दिया जाता है। मतलब पावर ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट उसको डेलीगेट करके रखता है क्योंकि वो उसको अच्छे से हैंडल करना जानता है। किसी काम को कोई इंसान अच्छे से जानता है तो वो काम उसको दे दिया जाए तो वो एफिशिएंटली हैंडल करेगा और जो मैनेजमेंट है उस पर बर्डन कम हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल है आपके स्कूल का, वो क्या करते हैं कि और टीचर उनके नीचे हैं, वो सिर्फ ओवरऑल फंक्शनैलिटी वो देखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर क्लास को आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है उसके लिए आपको पर्टिकुलर टीचर रखा जाता है। वो ज़्यादा एफिशिएंटली आपको पढ़ा पाएंगे और टाइम भी आपको डेडिकेटेडली दे पाएंगे। तो आप इससे एक समझ सकते हैं कि डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है। डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या है, हार्डवेयर के बीच में और यूज़र के बीच में एक जो है प्रोवाइडर, उसको जो है एक इंटरफेस का काम करता है। ऐसे ही इनके बीच में इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में, डिवाइस के बीच में, उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड सर्विस बाय हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। अब एंड यूज़र को क्या मतलब होता है, एंड यूज़र को उसके काम से मतलब है। मुझे प्रिंट निकालना है तो मुझे प्रिंट निकालना है, बस उससे ही मतलब। वो कैसे प्रिंट निकालता है, वो कैसे प्रिंट करता है, कैसे चलता है, कैसे वो पेज को उठाता है, कैसे उस पर प्रिंट करता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और क्या उसके पीछे लाइंस ऑफ कोड होंगी, मुझे उससे भी लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होगा भी तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। वो जो उसको बनाते हैं उनके लिए ही ज़रूरी है, एंड यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं है। तो उसको हाइड कर लिया जाता है उस इंफॉर्मेशन को। जस्ट लाइक एन Just like a language translator, a device driver act as a mediator between the operating system and the attached device। फिर से वही बताया है कि ये एक मीडिएटर का या इंटरफेस का काम करता है। कैटेगराइजेशन सॉफ्टवेयर का जो है इसमें फिगर में दिखाया गया है। देखिए सबसे नीचे होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर
से काम कराने के लिए आपके पास हो गया डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, इनके बीच में जो है लिंक का काम करेगा, ये देखिए, ये काम करेगा हार्डवेयर और डिवाइस ड्राइवर के बीच में। हार्डवेयर और डिवाइस ड्राइवर के बीच में काम हो गया डायरेक्ट। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में डिवाइस ड्राइवर। फिर आती हैं सिस्टम यूटिलिटीज, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए। तो ये सब मिलके बनाते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स। और सबसे ऊपर आता है यूज़र। यूज़र के लिए एक उसका इंटरफेस बनाया होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही प्रोवाइड किया होता है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ फ्रीवेयर होते हैं। कुछ कंपनियां जैसे प्रोवाइड कराती हैं, कुछ जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उनके वो खुद के सॉफ्टवेयर हैं। और कुछ फ्रीवेयर हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस आता है। और आगे एग्जांपल कुछ बताएंगे, अभी आप इतना ही समझिए कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है अगर यूज़ करना है तो। और अगर फ्री में भी यूज़ कर पाएंगे उनको तो एक आपको लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी उसकी मिलेगी। आपको पूरी फंक्शनैलिटी उसकी चाहिए तो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी फ्री होता है। जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का क्या है, फ्रीली वो अवेलेबल है, आप उसमें सॉफ्टवेयर में कोड में चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपना नया सिस्टम उसमें इम्प्रूवमेंट्स के साथ लॉन्च कर सकते हैं। मतलब इम्प्रूवमेंट्स करना अलाउड है, लेकिन उसको आप अपने नाम से करके फिर आगे बेच नहीं सकते हो। फिर आते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स। प्रोग्रामिंग टूल्स किस लिए चाहिए, कि हमें उसके साथ प्रोग्राम करना है, अगर सिस्टम को बताना है कि कुछ फंक्शनैलिटी चेंज करनी है तो प्रोग्रामिंग टूल होते हैं। इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डाटा टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। अभी ए प्लस बी करना है कि ए माइनस बी करना है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी करना है, कि ए और बी के साथ क्या करना है, वो डिसाइड अगर करना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग टूल चाहिए। और उसके लिए चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेजेज आर डेवलप्ड बाई राइटिंग दीज, फॉर राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शन। इनको राइट करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, हाई लेवल की भी होती हैं और लो लेवल की भी होती हैं। तो वो जो है यूज़ की जाती हैं उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए। हाई लेवल में करेंगे तो लो लेवल में वो अपने आप कन्वर्ट होगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर दैट कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अंडरस्टैंड कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। हम जो है अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में ही। देखिए आप कितनी लैंग्वेजेस हैं। और उसके अलावा कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज। वाइल ह्यूमंस आर एबल टू राइट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर एक मशीन है तो उसकी एक मशीन की लैंग्वेज है। और हमारी हाई लेवल की अलग अलग तरह की लैंग्वेज है, सी होगी, C++ होगी, जावा होगी, .NET होगी, सी शार्प होगी, PHP, HTML एंड सो ऑन, जावास्क्रिप्ट भी है। देयर इज़ ए कंटिन्यूस नीड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज। कंटिन्यूस नीड है क्योंकि तभी तो समझ आएगा। फॉर विच ट्रांसलेटर्स आर नीडेड, उसके लिए चाहे क्या चाहिए, बीच में ट्रांसलेटर चाहिए। हाई लेवल में कुछ बोल दिया, जैसे आपने किसी ने फ्रेंच में बोला, फ्रेंच में इंग्लिश वाले को अगर उसको समझाना है तो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए। वैसे ही इसमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है। और उस कोड को राइट करने के लिए भी जैसे हमें कुछ चाहिए होता है, इसमें भी कोड को राइट करने के लिए कोड एडिटर चाहिए। एडिटर तो आप नोटपैड में भी कर सकते हो, लेकिन एक एफिशिएंट वे में करने के लिए पर्टिकुलर एडिटर्स बनाए गए हैं जो उस पर काम करने के लिए आइडियल होते हैं और काम को जल्दी करने में हेल्प करते हैं। जैसे आइडियली इन पाइथन, पाइथन लैंग्वेज आजकल बहुत जो है डिमांड में है। आप लोग अगर कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो पाइथन को ही प्रीफर करें, आपके सिलेबस में भी वो है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम जो है डिस्क्राइब करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स भी आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि पहले ही बताया,
हाई और लेवल दो तरह की है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ वंस और जीरोस। कितने 1 0 1 0 1 0 0 1 लिखोगे और किसका क्या मतलब होगा वो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वो ओवरहेड आपसे हटा के मशीन को दे दिया गया है। आप सिर्फ ये बताएंगे कि क्या काम करना है। आजकल तो वो भी नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि ये कर दो, उस मशीन कर देती है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई द कोडिंग। कोडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज किया गया है डेवलप। टू मेजर कैटेगरीज है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से अलग भी एक लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज, जैसे कोबोल पास्कल वगैरह जो है। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। उसको असेंबली लैंग्वेज बोला गया है। मशीन लैंग्वेज से ऊपर एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आर यूजेज one and zeros to write instruction which are directly understood and executed by the computer। वो डायरेक्ट जो है उनके कंप्यूटर में उसके रजिस्टर्स में जाता है। रजिस्टर्स में वो जो है डिवाइस जो उसकी सीपीयू जो है आपका एएलयू सीपीयू में भी पर्टिकुलर वो जो है उसको प्रोसेस कर देता है। But writing a code in machine language is difficult as one has to remember all operation codes and machine addresses। मशीन के हजारों लाखों मिलियंस बिलियंस ऑफ एड्रेसेस हैं, कहाँ से याद रखेंगे। तो वो नियरली एक इम्पॉसिबल टास्क ही आप मान के चलिए। ऑल्सो फाइंडिंग एरर्स इन द कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट। तो अगर एरर आ गया तो आप नहीं उसको जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टू सिंप्लीफाई राइटिंग द कोड असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड दैट अलाउड यूसेज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड सिम्बल्स इंस्टेड ऑफ वंस एंड जीरोज की बजाय इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को यूज़ किया, वो उसको कहलाई असेंबली लैंग्वेज। बट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ राइटिंग कोड इन लैंग्वेज दिस लैंग्वेज इज दैट कोड इज कंप्यूटर स्पेसिफिक। अगर असेंबली में लिखेंगे तो हर एक कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज अलग है, हर एक मशीन की अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें उसी अलग अलग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। द कोड रिटन फॉर वन सीपीयू कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर टाइप ऑफ सीपीयू में वो यूज नहीं होगा। हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज पे की तरफ क्यों मूव किया फिर हमने, क्योंकि वो मशीन इंडिपेंडेंट है। आप उसी लैंग्वेज में सी में कोड लिखिए, वो हर एक जो है मशीन में चलेगा। सी सी प्लस प्लस में लिखिए, वो हर एक मशीन में चलेगा। और इसमें कोड लिखना आसान भी होता है। इंस्ट्रक्शन आर यूजिंग इंग्लिश लाइक सेंटेंस एंड ईच हाई लेवल लैंग्वेज फॉलोज ए सेट ऑफ रूल। लेकिन उसके भी कुछ रूल होते हैं, वो भी हमें याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी हम एक प्रोग्रामर बन पाएंगे। सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेजेस, जैसे इंग्लिश के अलग रूल हैं, हिंदी के अलग रूल हैं, और लैंग्वेज हैं पंजाबी, गुजराती, अ, कन्नड़, जो भी लैंग्वेज बोली जाती हैं, फ्रेंच वगैरह, ठीक है। तो सबके अपने अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके अल्फ़ाबेट्स जो है वो अलग अलग हैं। However, these languages are not directly understood by the computer। कंप्यूटर उसको नहीं समझता डायरेक्टली, तो ट्रांसलेटर आर नीडेड। ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड, जैसे पहले बताया, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एटसेट्रा। अब आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। एज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, ट्रांसलेटर नीडेड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। द प्रोग्राम कोड रिटर्न इन द असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो भी आप कोड लिखेंगे उसको बोला जाएगा सोर्स कोड। तो जो आप पहले बताया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो वो सोर्स कोड जब आप अवेलेबल करवा देंगे सबके यूज़ के लिए, तो वो जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बन जाएगा। द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाई ए ट्रांसलेटर इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और मशीन कोड बन जाएगा वो, ठीक है। वो मशीन फिर उसको समझ पाएगी। जैसे ट्रांसलेटर कन्वर्ट सोर्स कोड कैसे करता है, ये देखिए। कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज आएगा, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसके बीच में होगा, वो उसको कोड इन मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा। ऑब्जेक्ट कोड कह लो या मशीन कोड कह लो। As we have different types of computer languages, different translator are needed to convert the source code to machine code। अलग अलग लैंग्वेज के लिए फिर अलग अलग जो है ट्रांसलेटर चाहिएगा। तो थ्री टाइप ऑफ ट्रांसलेटर आते हैं, जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तीनों का अलग अलग काम होता है, किस लेवल पे कौन सा चाहिए होता है वो हम देखेंगे। द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज।
असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, तो क्या चाहिए? असेंबलर। असेंबलर देखिए आप नाम से याद कर सकते हैं, असेंबलर करेगा असेंबली लेवल लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम होता है असेंबलर का। ईच असेंबलर कैन अंडरस्टैंड ए स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट ओनली एंड हैंस द मशीन कोड इज नॉट पोर्टेबल। तो मशीन कोड पोर्टेबल नहीं है, एक कोड जो कन्वर्ट हो गया वो पर्टिकुलर उसी मशीन में चलेगा, दूसरी मशीन में नहीं चलेगा। असेंबलर जो है उसी मशीन के लिए उसको कन्वर्ट करेगा। ईच असेंबलर, इसीलिए वो हाई लेवल लैंग्वेज में रखा जाता है, फिर वो असेंबलर कन्वर्ट करता है उसमें असेंबली लैंग्वेज में आता है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में आता है, इसीलिए ये लेवल बनाए गए हैं कंपेटिबल करने के लिए। We also need translator to convert code written in high level language to machine understandable form, that is machine code for execution by the computer। कंप्यूटर का करने के लिए जो है अंडरस्टैंड, वो जो है ट्रांसलेटर और चाहिए होते हैं सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट के लिए। कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। हर एक लैंग्वेज का अपना अलग कंपाइलर होता है। द कोड फॉलोज ऑल सिंटैक्टिक रूल्स ऑफ द लैंग्वेज देन इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा अगर सिंटैक्टिक रूल अगर फॉलो किए जाएंगे। अगर वो सिंटैक्टिक रूल नहीं फॉलो करेंगे, यानी सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे, कहाँ पे इफ लिखना है, कहाँ पे एल्स लिखना है, कहाँ पे फोर लिखना है, कैसे जो है वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, कौन सी चीज़ें जो है वेरिएबल के नाम पे नहीं करी जा सकती, कैसे वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, वो सब चीज़ें जब आप लैंग्वेज सीखेंगे तब उसमें बताया जाएगा। तो अगर सिंटैक्स ठीक है तो सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आ जाएगा। वंस एक बार अगर उसको ट्रांसलेट कर दिया तो फिर कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इंटरप्रेटर आता है, यानी इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन लाइन एट ए टाइम, एक एक लाइन को करेगा। पाइथन में जो है एक एक लाइन को भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन, तो इंटरप्रेटर होता है इंस्टेड ऑफ होल प्रोग्राम एट वन गो। इंटरप्रेटर टेक वन लाइन कन्वर्ट इट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड इफ द लाइन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। सिंटैक्स ठीक है तो वो उसको तुरंत कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड देन इट रिपीट्स दीज स्टेप्स फॉर ऑल लाइन्स इन द सोर्स कोड। हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर चेंज कर देगा। हैंस इंटरप्रेटर इज ऑलवेज नीडेड व्हेन एवर ए सोर्स कोड इज टू बी एग्जीक्यूट। जब एक सोर्स कोड एग्जीक्यूट करना है तो इंटरप्रेटर चाहिए होगा। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल आते हैं, फिर प्रोग्राम को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे उसको लिखा जाए। जब हमने डिसाइड कर लिया एक प्रोग्राम लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर चाहिएगा, तो आप नोटपैड में भी कर सकते हैं। एन एडिटर इज ए सॉफ्टवेयर दैट allows us to create a text file where we type instructions and store the file as the source code। उस फाइल को हमें सेव कर देंगे, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करते हैं ऐसे ही हम उस फाइल को सेव कर देंगे। देन एन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर इज यूज टू गेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर एग्जीक्यूशन। फिर एक ट्रांसलेटर जब उसको रन करेंगे तब ट्रांसलेटर उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देगा। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोग्राम डेवलपमेंट देयर आर सॉफ्टवेयर कॉल्ड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब टेक्स्ट एडिटर होते हैं, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए होते हैं। वो उसको आप कुछ भी थोड़ा सा लिखेंगे वो आगे का सिंटैक्स आपको हिंट दे देगा और आपको कोड लिखने में आसानी होगी। आज के दिन तो IDE आपको एक उसको टूल्स को चेक करने के लिए कि वो आपका चेक करे कि सिंटैक्स करेक्ट है, ठीक है। और उसमें कोई आपको टाइप करने में भी हेल्प कर देता है, कंपाइल कर देता है, उसको डीबग कर देता है। डीबग करने का मतलब होता है कि उसमें जो अगर कोई बग्स वगैरह है, अगर वो कोड काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, कहाँ उसमें एरर है, वो जो है आपको बता देगा। और अगर आपका एरर आया है तो वो किस लाइन में एरर आया है वो भी आपको हेल्प करता है। ए प्रोग्राम कैन बी टाइप्ड कंपाइल्ड एंड डीबग फ्रॉम IDE डायरेक्टली। डायरेक्टली हम उसमें कर सकते हैं, इसलिए IDE चाहिए होता है। जैसे उसके लिए नेट बीन्स है, ठीक है, एक्लिप्स है, एटम, और अलग अलग तरह के अलग अलग लैंग्वेज के लिए जो है ये जो बताए गए हैं ये पाइथन के लिए भी हैं और नेट बीन्स जावा के लिए हैं, ठीक है। तो ये एक कुछ एग्जांपल हैं IDE के। डीबगर एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा नेम बता रहा है डी बग, बग को हटाना।
डी का मतलब है उससे हटा देना। बग, उसके अंदर जो बग आता है, ये जो बग नाम भी लिया गया है, ये रियल का ही बग आया था, उसी से ये नाम लिया है, तभी से ये नाम चला आ रहा है। ठीक है। डीबगर एक सॉफ्टवेयर होता है टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर इन द सोर्स कोड, में एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए डीबगर यूज होता है। फिर आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या आता है, कोर फंक्शनैलिटी हो गई। However, different users need the computer system for different purposes depending upon their requirement. रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग नीड के लिए कंप्यूटर अलग अलग काम के लिए चाहिए होता है, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। किसी को कुछ टाइप करना है, किसी को कुछ एडिट करना है, किसी को फ़ोटो एडिट करनी है, किसी को वीडियो एडिट करना है। ठीक है, किसी को मूवी देखनी है, किसी को पिक्चर्स देखनी है, किसी को किसी चीज़ को एनालाइज करना है, जैसे आपको कोड राइट करना है, तो हर एक के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। दी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। देयर आर अगेन टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, की दो कैटेगरीज हैं। तो हो गया जनरल पर्पज और एक कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि पर्टिकुलर मशीन के लिए यूज़ होते हैं, वो होते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो मोस्टली जनरल काम के लिए होते हैं उनको जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए वो क्या होते हैं। तो ये जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एक बड़ी ऑडियंस के लिए होते हैं, मतलब एक कोई भी इसको यूज़ कर सकता है जिसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। ये एक तो कहलाते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। रेडीमेड होते हैं, पहले से ही बने होते हैं, जैसे स्प्रेडशीट वगैरह हैं, लिब्रे ऑफिस है, और ये जो आपकी अकाउंट्स क्रिएट के लिए अकाउंट शीट होती हैं, और अकाउंट शीट वगैरह क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है, जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, GIMP हो गया। जैसे कि आपके वेब ब्राउज़र हो गए, सबको ही वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सर्च इंजन्स हो गए, सबको ज़रूरत पड़ती है। iTunes वगैरह म्यूज़िक सुनने के लिए, जैसे MX प्लेयर है, तो वो सबको ये जो है वो मूवी दिखा सकता है, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो वो क्या हो गया, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गए। फिर आते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए होते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल को स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल मैनेजमेंट चाहिए, लाइब्रेरी को लाइब्रेरी मैनेजमेंट वाला चाहिए, अकाउंट्स वाले को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड जो फीस आपकी स्कूल की लेता है उसको फीस को जो है करने के लिए फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अलग 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 तरह के टेलर मेड होते हैं, का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर नीड के लिए होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपको एक तो रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, वो जो होते हैं वो जनरल पर्पस है, कोई भी उनको पहन सकता है। एक हो गया कि आप पर्टिकुलर कपड़ा खरीदते हैं और टेलर के पास जाके उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलवाते हैं, अपनी तरह का डिज़ाइन बनवाते हैं, तो वो हो गए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। वही एग्जाम्पल इसमें जो है दिया है आपका, फिटिंग, कलर और फैब्रिक जो है उसमें आपकी चॉइस का हो जाता है। प्रोप्रिएटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये क्या होते हैं, देखिए। द डेवलपर्स ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड देयर सोर्स कोड एज वेल एज सॉफ्टवेयर फ्रीली टू द पब्लिक। पब्लिक को वो जो बनाते हैं, मेहनत करते हैं और पब्लिक को दे देते हैं यूज़ करने के लिए, विद एन एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव फर्दर विद द ईच अदर्स हेल्प। एक दूसरे की हेल्प के साथ उसको वो फर्दर और उसको डेवलप कर सकते हैं। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि जो कि यूज़ करने के लिए भी फ्री है और उसका सोर्स कोड भी फ्री में अवेलेबल है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, वो फ्री तो है लेकिन उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। द सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू इज़ फ्रीली एक्सेसिबल। उबुंटू है जो आपका, वो फ्रीली उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है और वो यूज़ करने के लिए फ्री है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडो में ऐसा नहीं है, उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, फिर सिर्फ वो आपको यूज़ करने के लिए दी जाती है, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद आपको उसका पेमेंट करना होता है। और एनी वन ये किसके लिए होते हैं, जो कि उसमें क्यों किया जाता है ये, ताकि वो इम्प्रूव कर सके उसको और न्यू फंक्शनैलिटी उसमें ऐड कर सके, ताकि जिन बंदों को नॉलेज है वो जो है
एक तरीके से आप समझ सकते हो कि समाज सेवा जो है दुनिया के भले के लिए, वो ऐसे प्रोग्रामर होते हैं जो लोगों के भले के लिए काम करते हैं और उन्हें फ्री में चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं और अपना भी उसमें योगदान देते हैं ठीक करने के लिए उसको और इम्प्रूव करने के लिए। कुछ और एग्जांपल है फोर्स के, इंक्लूडिंग पाइथन। पाइथन भी आपकी ऐसी लैंग्वेज है और इससे एक फ़ायदा और होता है कि डेवलपमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होती है जब उसको लोग पसंद करने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते जाते हैं। पाइथन में भी ऐसी है लाइब्रेरीज जो है, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है ऐसे ही ऐड हो गई हैं और भी ऐड होती ही जा रही हैं कंट्रीब्यूशन के तहत। लिब्रे ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, मोजिला फायरफॉक्स एटसेट्रा। समटाइम्स सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज़। फ्रीली तो अवेलेबल तो होते हैं बट सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि अभी मैंने बताया सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्रीवेयर। फ्रीवेयर बोलते हैं उनको, जैसे स्काइप है, एडोब रीडर है, आपका क्रोम है, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब कुछ जो है आपको अवेलेबल है फ्री में यूज़ करने के लिए। When the software to be used has to be purchased from the vendor who has the copyright of the software। सॉफ्टवेयर अगर उसको खरीदना पड़े यूज़ करने के लिए जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ही इसमें एग्जांपल दिया गया है। टैली है, क्विक हील है, जैसे एंटीवायरस आपको खरीदने हैं तो 1 महीने के लिए फ्री देते हैं, बाद में आपसे पैसा लेते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी freeware or open source or proprietary software depending upon the terms and condition of the person or group who has developed and released that software। जिन्होंने वो डेवलप किया है, रिलीज़ किया है, उन्होंने क्या कंडीशन लगाई है उसके सोर्स कोड के लिए और उसको यूज़ करने के लिए, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कौन से लाइसेंस के अंडर उन्होंने उसको रिलीज़ किया है। फिर आता है दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अभी डिटेल थोड़ी पढ़ेंगे। कैन बी कंसिडर टू बी सोर्स मैनेजर विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर। सबसे मेन काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है रिसोर्स, जो भी चीज़ें कंप्यूटर का पार्ट है, चाहे वो टाइम है उसका, चाहे प्रोसेसिंग पावर है, चाहे मेमोरी है, उस सब को जो है मैनेज करने का काम वो रिसोर्स कहलाते हैं और रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये समझ लो कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर एक मैनेजर बिठा रखा है जो कि सारा कंट्रोल करता है। फिर उस मैनेजर ने और एम्प्लॉय रखे हुए हैं, वो है ड्राइवर्स। और उन ड्राइवर्स के अलावा भी और जो है फर्दर आगे काम करने वाले हैं नए नए लोग जो है कुछ टाइम के लिए हायर किए जाते हैं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो अच्छा लग गया उसको रखते हैं, कुछ फ्री के मिल जाते हैं, कुछ पैसे में मिलते हैं, कुछ कम पैसे के मिलते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे के मिलते हैं। तो एक आपके माइंड में एक ब्रॉड पिक्चर इससे क्लियर हो गई होगी कि किस चीज़ का क्या काम है, कौन सी चीज़ें क्यों लगाई गई हैं। और अगर सब कुछ काम मैनेजर को दे दिया तो मैनेजर का ओवरहेड बढ़ जाएगा और वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा और ना काम उतनी स्पीड से हो पाएगा। इसीलिए ये सब हायरार्की बनाई गई है। इसका हार्डवेयर है, सीपीयू का टाइम है, रैम है, डिस्क है, नेटवर्क है एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, जितने भी मतलब हार्डवेयर हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है एंड डिवाइस ड्राइवर को भी मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है। हैंडल एक्सेस बाय डिफरेंट यूज़र, कौन सा यूज़र कितना कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, उसको क्या राइट्स हैं, वो भी डिफाइन होता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादा राइट है, यूज़र को कम राइट है, किस यूज़र को क्या राइट देना है वो भी सब डिफाइन कर सकते हैं और सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैकिन्टॉश एंड सो ऑन इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या एग्जाम्पल हैं तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसमें ये नहीं पूछा फ्री वाला कौन सा है और प्रोप्राइटरी कौन सा है। अगर वो भी क्लासीफाई करने का बोल रहे तो आप कर सकते हैं क्लासीफाई। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड। टू फोल्ड मतलब दो, डबल है। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सर्विस फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। पहले तो उनको सर्विस प्रोवाइड करना, ऑपरेशन को बिल्ड करना और उनको रन करना उन प्रोग्राम्स को। व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड टू बी रन इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी। देखिए, जो भी चीज़ चलनी है, इवन चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम चलना है, वो मेमोरी में लोड होगा तभी चल पाएगा। मेमोरी ही, रैम ही है जो सब चीज़ों को चलाती है।
एंड एलोकेट इट टू द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, और सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए देती है। सीपीयू हमारी ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी मशीन हो गई। उस मशीन के आगे जो है सबसे टॉप लेवल का जो यूज़र लगाया हुआ है वो है रैम, और रैम को काम प्रोवाइड कराना काम है मैनेजर का। ठीक है, उस मैनेजर, वो रैम कैसे यूज़ होगी वो भी वो मैनेजर देखेगा, और वो सबसे अच्छा हमारा वर्कर है जो बहुत स्पीड से काम करता है और सीपीयू को फटाफट, यानी उस मशीन को फटाफट चीज़ें जो उसके पास जाती हैं उसके लिए शेड्यूलर्स यूज़ होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कई तरह मीडियम टर्म शेड्यूलर होते हैं। वो एक आगे के टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब आप डीप से पढ़ेंगे। वैन मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड टू बी रन, ज़्यादा रीड करना है वो क्या मुझे भी रन होना है, वो क्या मुझे भी रन होना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि किसका क्या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस। ये तो हो गया एक तो काम कराना। अब काम भी कराना है तो वो आसानी से काम हो पाए, तो उसके लिए एक यूज़र को एक अच्छा सा इंटरफेस दिया जाएगा, जैसे कि विंडोज़ में दिया गया है। वो ही उसके फेमस होने का सबसे बड़ा कारण है। थ्रू विच द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, जैसे, तो इतना ही जो है वो आसान हो जाएगा जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है भले ही कितना एफिशिएंट है, लेकिन अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, यूज़र उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो उतना नहीं चल पाएगा। यूज़र इंटरफेस इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच इज a part of the operating system and whose job is to take commands or inputs from a user for the operating system to process। इंटरफेस के थ्रू ही जो है कमांड्स लेता है। कमांड जैसे आपका कोई भी इंटरफेस खोलते हैं, आप फेसबुक खोलते हैं, आपका एक इंटरफेस खुला, वहाँ पे बटन्स दिए होते हैं। उन बटन्स को जब आप प्रेस करेंगे तो आपका, जैसे कमेंट करना है तो कमेंट वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा, फिर जो है उस कमेंट को पोस्ट करने का, या आपकी स्टोरी पोस्ट करने का, या पिक्चर अपलोड करने का। तो ये सब जो है एक इंटरफेस है, और इंटरफेस के थ्रू आप उससे वही बटन प्रेस करके वो काम करवा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओएस यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र इंटरफेस कई टाइप के होते हैं। कमांड लाइन भी होते हैं। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक का मतलब जैसे पिक्चर्स दिखती हैं, बटन्स दिखते हैं, पैरा जो चेक बॉक्स, टिक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सब जो है क्या होते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स दिखते हैं, सिर्फ वर्ड्स टाइप करके नहीं होता। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेसेस, ईच ऑफ विच प्रोवाइड ए डिफरेंट फंक्शनैलिटी, जो अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो हम देखेंगे कि क्या है फिगर 1.5 में। तो टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कैसे होते हैं। एक तो होता है कमांड बेस इंटरफेस, कमांड जहां हम टाइप करेंगे और सिस्टम काम करेगा। जैसे आप एम एस डोस में काम करते हैं, ठीक है, जब वो ब्लैक सी स्क्रीन आती है आप उसमें कमांड टाइप करते हैं, और वो कमांड आपको पता होती है तो ये आप कर पाते हैं, फिर वो कंप्यूटर से काम करता है। पहले वैसे ही काम होता है। फिर जो है जी यू आई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि विंडोज़ में है। टच बेस इंटरफेस, जैसे जो हमारे मोबाइल्स में आ गया है, टच करते हैं और काम होता है। जैसे मैंने देखी ये टच किया और स्क्रीन ऊपर हो गई। वॉइस बेस इंटरफेस, वॉइस बेस भी इंटरफेस आ गए, जैसे आप बोलते हैं हे सीरी, हे गूगल, डू दिस और दिस, या कमांड टाइप करते हैं आप, कुछ वर्ड्स बोलते हैं और वो सर्च हो जाते हैं गूगल में। वो सब क्या है, वॉइस बेस इंटरफेस है। या अलेक्सा वगैरह के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो। जेस्चर बेस इंटरफेस, जेस्चर बेस इंटरफेस भी होते हैं, कुछ फ़ोन्स में आते हैं। जेस्चर आप करेंगे, आप कैमरे के सामने खड़े होकर पाम हिलाएंगे तो वो आपकी फ़ोटो खींच देगा। तो वो होते हैं जेस्चर बेस। जेस्चर मतलब जो आप जैसा भी शक्ल बनाएंगे, बोलेंगे चीज़, चीज़ से ऐसा बोलने से फ़ोटो खींच जाएगी, वैसे जैसे आप स्माइल करेंगे वैसे ही फ़ोटो खिंच जाएगी। तो वो होते हैं आपका जेस्चर को रीड करता है वो। पाम से आप पाम हिलाएंगे स्क्रीन के आगे, स्क्रीन ऑन हो जाएगी। फ़ोन को, मतलब ऐसे कई तरह के हैं, एंड लेस है, और बहुत एडवांसमेंट इसमें होती जा रही है। सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये देखिए। नेक्स्ट है कमांड बेस इंटरफेस। कमांड बेस इंटरफेस रिक्वायर्स ए यूजर टू एंटर कमांड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग, वही जो है एक एक करके
डिफाइन किया हुआ है। एम एस डोस में, यूनिक्स में जो है एडिटिंग, डिलीटिंग, ओपनिंग कुछ भी करना है वो कमांड के थ्रू ही होगा। जैसे आप राइट क्लिक करके विंडोज़ में डिलीट कर देते हैं, वैसे डिलीट नहीं होगा, नहीं डबल क्लिक करने से कुछ ओपन होगा। द यूज़र हैज़ टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल सच प्रोग्राम्स और स्पेसिफिक कमांड विच द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। जितने भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर इंस्टॉल है। एम एस वर्ड खोलना है तो एम एस वर्ड आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन खोलना है आपको पता होना चाहिए है कि नहीं है, पहले चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है, तो थोड़ा सा वो टिपिकल हो जाता है। द प्राइमरी इनपुट डिवाइस, बट कूल बड़ा लगता है कोई अगर अच्छे से यूज़ करता है तो। द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय द यूज़र फॉर कमांड बेस इंटरफेस इज़ द कीबोर्ड। प्राइमरी जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड ही रहती है। कमांड बेस इंटरफेस इज़ often less interactive and usually allows a user to run a single program at a time। तो सिंगल प्रोग्राम एक बार में एक ही रन होगा तो उतना एफिशिएंटली सिस्टम यूज़ नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है एम एस डोस और यूनिक्स जो पहले आते थे, पहले ये यूज़ होते थे जब तक विंडोज़ नहीं आई थी। विंडोज़ आई, उसने जी यू आई प्रोवाइड किया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, रन प्रोग्राम और गिव इंस्ट्रक्शन टू द यू कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, मेन्यूज एंड विजुअल ऑप्शंस। सामने लिखा होता है माई कंप्यूटर, सामने लिखा होता है रिसाइकिल बिन, सामने लिखा होता है सॉफ्टवेयर का नाम। तो आप इजीली उसको देख के समझ सकते हैं, कोई आपको उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है और कोई भी बड़े आसानी से यूज़ कर सकता है। आइकन्स यूजुअली रिप्रेजेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। तो जिस जो भी आपके स्क्रीन पे बने होते हैं, जैसे फेसबुक का आइकन, व्हाट्सएप का आइकन, गूगल क्रोम का आइकन, बहुत सारे आइकन होते हैं, अडोब रीडर का आइकन, आपके फ़ोन में भी जो फ़ोन के थ्रू आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे आइकन हैं, और वो भी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है आपको जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हैं। द इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद द जी यू आई कॉमनली इंक्लूड द माउस एंड द कीबोर्ड। जीयूआई में माउस और कीबोर्ड ही यूज़ होता है जीयूआई में, जबकि माउस ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, माउस का ज़्यादा रोल है, और कमांड लाइन वाले में कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ है। हालांकि कीबोर्ड इसमें भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आसान है माउस से करना। द इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद द जीयूआई कॉमनली इंक्लूड द माउस एंड द कीबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद जीयूआई इंटरफेस इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, जैसे उबुंटू है, फेडोरा है एंड मैकिंटोश अमंग अदर्स। तो ये इसमें एंड्रॉयड भी इसी में आता है। टच बेस्ड इंटरफेस, टुडे स्मार्टफोन, टैबलेट एंड पीसीज अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय सिंपली यूजिंग द टच इनपुट। टच इनपुट मोबाइल आपके हाथ में है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टच स्क्रीन को बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से समझते हैं। यूजिंग द टच स्क्रीन यूजर प्रोवाइड इनपुट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर इंटरप्रेटेड बाय द ओएस एज कमांड, लाइक ओपनिंग एन ऐप, डबल टैप करेंगे ओपन हो जाएगी। क्लोजिंग एन ऐप, क्रॉस का बटन प्रेस करेंगे क्लोज हो जाएगी। डायलिंग ए नंबर, नंबर आप सब डायल करते हैं तो वो है, वो भी टच बेस है। स्क्रोलिंग क्रॉस ऐप, ऐप्स ऊपर नीचे स्क्रॉल होती हैं, ये देखिए ये कमांड दे रहे हैं आप। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम टच बेस इंटरफेस आर एंड्रॉयड एंड आईओएस। मोस्टली अब दो ही यूज़ होते हैं, ब्लैकबेरी वगैरह के यूज़ होते थे वो अब नहीं यूज़ होते हैं। विंडोज़ 8.1 एंड 10 ऑल्सो सपोर्ट टच बेस इंटरफेस। विंडोज़ में भी टच बेस है, और लेकिन वो सिर्फ टच बेस डिवाइस पे चलता है। वॉइस बेस इंटरफेस, वॉइस बेस आप इंटरफेस, आजकल स्मार्ट टीवी आ गए हैं उसमें वॉइस बेस आप यूज़ करते हैं, गूगल के साथ यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप फ़ोन को बोलेंगे वो फ़ोन जो है किसी का नंबर भी डायल कर सकता है, तो वो है वॉइस बेस इंटरफेस। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर हैव बीन डिज़ाइन टू एड्रेस द नीड्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ यूजर्स इंक्लूड पीपल विद स्पेशल नीड्स एंड पीपल हु वांट टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन वाइल डूइंग सम अदर टास्क। तो या तो दूसरा काम कर रहे हैं और ये काम करना है, बिना हाथ फ्री नहीं है आपके तो भी कर सकते हो। और अगर आपके स्पेशल नीड्स हैं, जैसे कोई हमारे दिव्यांग हैं, उनको अगर या तो किसी को दिखाई नहीं देता है, या किसी को जो है हैंड्स में प्रॉब्लम है, हाथ नहीं है, तो वो उसके वॉइस के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को आसान बनाने के लिए, उनके यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए ये किया गया। फॉर यूजर्स हु कैन नॉट यूज द इनपुट डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड एंड टच स्क्रीन, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अदर मीन्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अलग अलग जो है तरीके दिए गए हैं। यूजर टुडे कैन यूज वॉइस बेस्ड कमांड टू मेक ए कंप्यूटर वर्क इन डिजायर्ड वे।
कमांड का यूज़ करके भी वॉइस कमांड के थ्रू कंप्यूटर से काम कराया जा सकता है। सम ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड वॉइस बेस्ड कंट्रोल टू यूज़र और iOS का जैसे सीरी, एंड्रॉयड का ओके गूगल, विंडोज़ का कोर्टाना, ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, जेस्चर जब हम करते हैं तो वो, जैसे मैं पहले ही बताया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। सम स्मार्टफोन बेस्ड ऑन एंड्रॉयड एंड iOS एज well as laptops let users interact with the devices using gestures like waving, tilting। waving मतलब हाथ हिलाना, tilting मतलब फ़ोन को टेढ़ा करना, जैसे कि गेम खेलते हुए फ़ोन को लेफ़्ट राइट में टेढ़ा करते हैं तो वो उसी तरफ जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है। आई मोशन, आँखों के मोशन से भी जो है ये पॉसिबल है। एंड शेकिंग, फ़ोन शेक होता है तो भी वो जो है एक कमांड लेता है, जैसे फ़ोन को शेक करें तो उसमें लाइट ऑन हो जाती है, फ्लैश लाइट। ठीक है, ये एक उसका एग्जांपल है। दिस टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग फास्टर, ये बहुत फास्टली इवोल्व हो रही है। एंड इट हैज़ प्रोमिसिंग पोटेंशियल, आगे आने वाले टाइम में बहुत पोटेंशियल है इसमें, किस फील्ड में, गेमिंग में, मेडिसिन में एंड अदर एरियाज एज वेल। गेमिंग में बहुत ज़्यादा फ़ोन में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आप इसमें आगे इसको सीख सकते हैं और एक फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अब जो मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के आते हैं वो क्या क्या है देखिए। अगर मेरी स्पीड किसी को कम या ज़्यादा लगती है तो आप अपने जो यूट्यूब में फंक्शनैलिटी है उसके थ्रू आप उस स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको स्पीड ये ज़्यादा लग रही होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको ये स्पीड कम लग रही होगी, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यही तो फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। आपका टीचर आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होगा, बट टेक्नोलॉजी आपके टीचर को आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा सकती है। पहला फंक्शन है जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस चलती हैं उनको मैनेज करना। वाइल ए कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल, डिफरेंट टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली, बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चल रहे होते हैं। ए कंप्यूटर इज इंटेंडेड टू कैरी आउट वेरियस टास्क, और कंप्यूटर बनाया भी इसीलिए गया है ताकि वो बहुत सारे काम एक साथ कर सके। ए टास्क इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, तो प्रोसेस किसको कहेंगे? जो टास्क एग्जीक्यूशन में है और चल रही है, दैट इज नोन एज ए प्रोसेस विच कैन एक्टिवेट ए सिस्टम monitor program that provide information about the processes being executed on the computer। तो हम उसमें ये एक्टिवेट, तो सिस्टम मॉनिटर से आप क्या समझते हैं? सिस्टम को जो है मॉनिटर करता है। मॉनिटर का मतलब उसके ऊपर नज़र रखता है कि कौन सी प्रोसेस चल रही है, कितना सीपीयू ले रही है, कितना जो है वो रैम ले रही है, किस स्पीड से चल रही है, कितनी एग्जीक्यूट हो गई है, वो सब हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है, वो पीसीबी होते हैं प्रोसेस के, हर एक प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं, वो जो है एडवांस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इन सम सिस्टम इट कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, आप तीनों की एक साथ दबाएंगे तो आप प्रोसेस जो चल रही हैं उनको देख सकते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज दिस प्रोसेस, तो वो प्रोसेस जो आपको चलती हुई उस टाइम पे दिखेंगी तो आप उनको ये मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता कि वो प्रोसेस कैसे चलती है और कैसे दिखती है। एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम वो सबको देते रहेंगे, साइमल्टेनियसली चलाते रहेंगे और सारी टास्क पूरी हो जाएंगी। जैसे कि अगर वो सारी टास्क एक साथ ना हो, जैसे कि आप कोई प्रिंटिंग चल रही है, प्रिंट के साथ साथ अगर आप बीच में माउस प्रेस करके कोई और ऐप खोलना चाहो, अगर वो ना खुले तो आपको कैसा लगेगा? तो इन्हीं चीज़ों को, यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए सारी चीज़ें यूज़र को ऐसे ना लगे कि मैंने कोई बटन प्रेस किया और उस पर एक्शन नहीं हो रहा, ये फील उसको ना हो, तो उसके लिए ये चीज़ें एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। एज सी पी यू इज़ द मेन रिसोर्स, सबसे मेन रिसोर्स क्या है कंप्यूटर सिस्टम का? सी पी यू ही है, क्योंकि वो ब्रेन है। इट्स एलोकेशन अमंग प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे इससे काम करवाया जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हैंस प्रोसेस मैनेजमेंट कंसर्न द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस चलती हैं उनको मैनेज करना, उनको रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना, मतलब असाइन करना। एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस के बीच में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको एक्सचेंज करना। जैसे एक प्रोसेस ने रिजल्ट निकाला A+B,
लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस को वो चाहिए होता है, वो रिजल्ट सेव हुआ सी में। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या कहती है, सी प्लस डी करना है उसको, या सी मल्टीप्लिकेशन डी करना है। तो उसके पहले वो प्रोसेस उस पर डिपेंड करती है, उसका रिजल्ट जब आएगा, जब सी जो है कैलकुलेट हो जाएगा, तब वो अगली प्रोसेस को मिलेगा। तो ये कैसे उस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होना है ये भी ध्यान रखना है, और कैसे वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वो भी यही ध्यान रखता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट करना। अगला रिसोर्स जो मेन आपको बताया सीपीयू के बाद क्या है, मेमोरी। एएलयू, सीयू और मेमोरी तीन चीज़ें ही हैं। सीयू कंट्रोल करती है, एएलयू जो है ये जहाँ जहाँ सीपीयू ले रहे हैं, ये मेन जो कंसर्न है इसका है वो एएलयू से ही है, क्योंकि ये जो सब कंट्रोल करने का काम है ये तो सीयू करती है, और कंबाइनली इसको बोला जाता है सीपीयू। प्राइमरी और मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज यूजुअली क्या होती है, लिमिटेड ही होती है। 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16-12 GB तक होती है। द मेन टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू गिव और अलोकेट बोलते हैं, एंड टेक फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस। पहले उसको मेमोरी अलोकेट किया, जैसे 2 GB है, किसी प्रोसेस को चाहिए 1 GB, आपने गेम चलाया 4 GB का, वो कहाँ से आएगी मेमोरी, वो नहीं होगी। ठीक है, तो वो गेम नहीं चल पाएगा, इसलिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए। और उसके लिए भी अगर नहीं होती तो भी वर्चुअल मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको आगे आने वाले टॉपिक में बताएंगे, वर्चुअल मेमोरी लेके और क्या। लेकिन वो उतना काम चल जाता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। 16 GB है जैसे मान लीजिए, उसमें से 4 GB एक गेम ने ऑक्यूपाई कर ली, और तो उसको उस गेम को 4 GB मेमोरी देना, जब वो गेम ख़त्म हो जाएगा, वो टास्क ख़त्म हो जाएगा, तो उससे वो मेमोरी वापस लेके फ्री मेमोरी में दिखाना। सिंस देर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट ए टाइम, देर अराइज ए नीड टू डायनेमिकली मतलब एक साथ, अपने आप, ऑन द गो, अलोकेट एंड फ्री मेमोरी टू द प्रोसेस। प्रोसेस आ रही है, जा रही है, कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, उनको मेमोरी अलोकेट करना और मेमोरी को वापस लेना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोसेस, लेकिन ये करते हुए अदर प्रोसेस अफेक्ट नहीं होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है। ये नहीं कि एक गेम चल रहा है, उसने 4 GB मेमोरी ले रखी है, आप उसकी मेमोरी लेके किसी और को दे दो, तो आप उस गेम को क्या कर पाओगे, रिज्यूम नहीं कर पाओगे, दोबारा से चलाओगे तो वो ख़त्म हो जाए, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचिए कैसा लगेगा अगर आप एक गेम में जो है कौन सी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, बीच में फ़ोन आ गया, फ़ोन आने के बाद क्या हुआ, आप जब दोबारा गए तो वो रिज्यूम नहीं हुआ, क्योंकि मेमोरी कम थी, बड़ी मुश्किल से वो काम चला रहा था, फ़ोन आ गया उसकी जो है, या व्हाट्सएप जो है आपने ओपन करना था, कुछ किसी को चैट भेजना था, फिर जब आप दोबारा गए तो आपका वो जो है बंद हो गया, दोबारा से चलाना पड़ा। तो वो दिक्कतें आएंगी जब रैम कम होगी, और वही मैनेजमेंट करना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इट इज़ अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक द मेमोरी स्पेस बैक फ्रॉम रीयूटिलाइजेशन। रीयूटिलाइजेशन के लिए उसको वापस लेना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है, ताकि दूसरी प्रोसेस को दी जा सके। है मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी, सो दैट मैक्सिमम मेमोरी इज ऑक्यूपाइड और यूटिलाइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस व्हाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी लोकेशन विद इन द मेमोरी एज फ्री और ऑक्यूपाइड। तो जैसा कि आपको पता है, रैम होती है, रैंडम एक्सेस होती है, कहीं कहीं से अलग अलग जगह से यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसका ट्रैक नहीं रखा गया, कहाँ से यूज़ की थी वो और कहाँ पे खाली है, कहाँ की यूज़ हो रही है, तो वो जो है सारा जो है ख़राब हो जाएगी मेमोरी, हम उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना, उसका अकाउंट रखना, वो किसका काम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट। आपकी अलग अलग फाइल होती हैं, उनको भी मैनेज करना इसी का काम है। डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स, क्योंकि फाइल फाइल का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपकी जैसे कोई वर्ड फाइल है, वही सारी जो जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब फाइल्स की फॉर्म में ही सेव होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी आपकी जो मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसमें सेव होते हैं, ना कि रैम में। फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज फाइल्स इन द सेकेंडरी मेमोरी। कोई फाइल आपको नहीं क्रिएट करनी है, कोई आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, किसी को अपडेट करना है उसमें, किसी को डिलीट करना है, और उसको साथ ही साथ प्रोटेक्ट करके रखना है। वो भी किसका काम है कि वो गलती से डिलीट ना हो जाए, तो ये काम भी किसका है,
ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोटेक्शन एक क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो कोई भी जो है आपकी फ़ाइल को डिलीट कर देगा या उसको यूज़ कर लेगा। जैसे आपकी फ़ोटोज़ हैं, या आपकी वीडियो फाइल्स हैं, या कुछ आपकी पर्सनल फाइल्स हैं, वो अगर आपकी प्रोटेक्ट नहीं हुई तो कोई भी उसको एक्सेस करेगा और चोरी कर लेगा। एज मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस एंड यूज़ ए कंप्यूटर सिस्टम। मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए हम पासवर्ड भी लगा के रखते हैं, पासवर्ड लगाना भी उसी का एक पार्ट है। देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब होता है कि लगाया हुआ है उसके ऊपर। दैट विल स्टॉप यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स दैट बिलोंग टू सम अदर यूज़र एंड हैव नॉट बीन शेयर्ड विद दैम। जो कि शेयर नहीं की गई हैं, जैसे आपके यूट्यूब में वीडियो हैं, कुछ आपने शेयर किए कुछ नहीं किए। ऐसे फेसबुक में पोस्ट है, कुछ आपने शेयर की कुछ नहीं की। तो जो आपने पब्लिकली शेयर की, जिनका स्टेटस पब्लिक है, वही दिखाई देंगी, बाकी सिर्फ आपको दिखाई देंगी, किसी और को दिखाई नहीं देंगी। सिस्टम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजेस सेकेंडरी मेमोरी। देखिए ये सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है, वाइल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल्स द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या फ़र्क है इसमें, आपसे पूछा जाए मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, तो फाइल मैनेजमेंट जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है यानी हार्ड डिस्क है, उसमें सेव की गई चीज़ों को या उनको कैसे हैंडल करना है वो देखता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका मेन मेमोरी यानी रैम में कैसे चीज़ें चल रही हैं और कैसे वो यूज़ हो रही है वो देखता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है इसका डिवाइस मैनेजमेंट। ए कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट। बहुत सारे हार्डवेयर हैं, हेडफोन है, स्पीकर्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, एंड सो ऑन एज पर रिक्वायरमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दीज हिट्रोजीनियस डिवाइस। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है जो एक जैसी नहीं है। क्या कीबोर्ड और माउस एक जैसे हैं, क्या प्रिंटर उसके जैसा है, तो हिट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं। दैट आर इंटरडिपेंडेंट, लेकिन वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। क्या है, माउस से प्रिंट प्रेस किया तो प्रिंटर में जाके प्रिंट निकला, तो क्या होगी, इंटरडिपेंडेंट होगी ना। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर ए पर्टिकुलर डिवाइस। पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हम जैसे एक प्रिंटर को चलाना है या एक म्यूजिक सिस्टम को चलाना है तो हम उस म्यूजिक सिस्टम की ऐप खोलते हैं। जैसे हमें ऑडिबल ऐप चलानी है, गाने सुनने हैं, तो ऑडिबल ऐप ही चलाएंगे, वो तभी खुल पाएगा। ऐसे ही एक प्रिंटर का अगर कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है तो उस पर्टिकुलर उस डिवाइस का जो प्रोग्राम है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको ही उसके थ्रू ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा। द और जब ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंटरेक्ट करता है तो उसी प्रोग्राम के थ्रू करता है। जैसे कि कोई फाइल प्रिंटिंग के लिए दी है और वो प्रिंट नहीं हो रही है, तो बीच में कहाँ अटक गई है वो अगर आपको देखना है तो आपको प्रिंटर का ही जो सॉफ्टवेयर है उसी को खोल के आपको दिखाएगा कि ये जो प्रोसेसिंग में है या लाइन में है या क्या उसमें जो है प्रॉब्लम आ रही, तो उससे देख सकते हो या उस प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन फॉर कन्फिगरिंग ए पर्टिकुलर। कन्फिगरिंग कन्फिगरिंग का क्या मतलब होता है कि उसकी सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन भी वो जो है प्रोवाइड कराता है, सो दैट इट मे बी यूज्ड बाय एन एंड यूज़र एंड सम अदर डिवाइस, ताकि वो एंड यूज़र और अदर डिवाइस के द्वारा यूज किया जा सके, कॉन्फ़िगर किया जा सके अपने हिसाब से उसके यूज़ के लिए, जस्ट लाइक फाइल्स की तरह। डिवाइसेस ऑल्सो नीड सिक्योरिटी मेजर्स। उस डिवाइस की सिक्योरिटी भी मेन जो है वो कंसर्न रहता है। अगर वो उस डिवाइस सिक्योर नहीं होगी तो उसको कोई भी यूज़ कर लेगा, कोई भी एक्सेस कर लेगा, और उस डिवाइस की पोर्ट के थ्रू जो है सिस्टम हैक भी हो सकता है। एंड देयर एक्सेस टू डिफरेंट डिवाइसेस मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अगर वो उस डिवाइस के थ्रू एक्सेस अगर हो रहा है और अगर वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी जो है हैकर घुस सकता है। टू अनऑथराइज यूज़र वो हैकर ही होते हैं, या कोई भी जिसको वो यूज़ करना अलाउड नहीं है। जैसे आपने एक कलर प्रिंटर लगाया है, कलर प्रिंटर आप नहीं चाहते कि जो है एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई भी यूज़ करे, तो उसके राइट्स यूज़र अकाउंट्स में ही होंगे और उसी के अकाउंट में उस डिवाइस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होया हुआ होगा। अगर कोई यूज़र उससे प्रिंट देना चाहेगा तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके अकाउंट से एक्सेस नहीं होता है, उसको उसके राइट्स नहीं है, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उससे प्रिंट नहीं दे सकता है। समझ गए होंगे आई थिंक इस एग्जांपल से आप। अनऑथराइज्ड यूजर सॉफ्टवेयर एंड अदर हार्डवेयर ओनली।
देखिए लास्ट लाइन फिर से बताता हूँ, जस्ट लाइक फाइल्स डिवाइसेस ऑल्सो नीड सिक्योरिटी मेजर, फाइल की तरह डिवाइसेस को भी सिक्योर रखना होता है। एंड देयर एक्सेस टू डिफरेंट डिवाइसेस मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, तो उनकी जो एक्सेस है वो डिफरेंट डिवाइसेस जो है उनको रेस्ट्रिक्ट रखना होता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि एक दूसरी ऐप उसको उसके साथ इंटरेक्ट ना कर पाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही एक्सेस कर पाए या जो ऑथराइज यूज़र है उसी के थ्रू एक्सेस कर पाए। समझ रहे? तो अभी ये हमारे चैप्टर की आ गई है समरी। ये जो पूरा चैप्टर हमने इतना पढ़ा उसको हम एक बार ब्रीफ में देखेंगे क्या क्या होता है, ताकि इतना चैप्टर पढ़ने के बाद चीज़ें रिकॉल करना आसान हो जाए और हम देख सकें कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ए कंप्यूटिंग डिवाइस ऑल्सो रेफर्ड एज कंप्यूटर, या तो कंप्यूटिंग डिवाइस है या एक कंप्यूटर बोल लीजिए, प्रोसेसेस द इनपुट डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन टू जनरेट डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट के लिए दी गई इंस्ट्रक्शन को क्या करता है वो एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है और फिर डिजायर्ड आउटपुट देता है। कंप्यूटर सिस्टम हैज़ फोर फिजिकल कंपोनेंट्स, क्या है फोर फिजिकल कंपोनेंट्स हैं इसके, फिजिकल का मतलब है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक है सीपीयू, दूसरा है प्राइमरी मेमोरी, तीसरा है इनपुट डिवाइस, चौथा है आउटपुट डिवाइस, जो कि आपको बताया गया है कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में ही आता है, आपको देख के लगता होगा यही कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर मेन वो नहीं है, उसके बगल में रखा हुआ सीपीयू मेन है। ठीक है, और उसके साथ जितनी चीज़ें ये लगी हैं उन चीज़ों को मिला के ये बन गया एक कंप्यूटर सिस्टम, और ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में दो तरह की क्या होती हैं, मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी जो कि रैम और रोम। रैम क्या होती है, वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब कि जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होना बंद होगा वो जो है डाटा उसका लॉस हो जाएगा। एक रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी है, ये नॉन वोलेटाइल है, यानी ये परमानेंट है, इसमें एक बार चीज़ लिख दी, जैसे आपकी बायोस सेटिंग इसी के अंदर होती है, तो वो कभी रिमूव नहीं होती। जब कंप्यूटर आया था उसके साथ ही आई थी, जब कंप्यूटर जाएगा तो उसके वो साथ ही जाएंगी, आप उसको चेंज नहीं करा सकते। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, ई रैम ई प्रोम कई तरह की आ गई हैं, तो आप उनको चेंज भी थोड़ा बहुत लेवल तक कर सकते हैं। फिर आती हैं उनमें इंटरेक्ट करने के लिए सिस्टम बस, यूज टू ट्रांसफर डाटा एड्रेसेस एंड कंट्रोल सिग्नल बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसके बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बसेस लगी हुई हैं। तो बाहर तो आप देखते हैं तो वायर लगी हुई है, वो जहाँ पे आप यूएसबी में वो करते हैं कनेक्ट करते हैं, वहाँ से लेके आगे जो है वायर्स लगी होती हैं, या डायरेक्ट ही अगर वो मदरबोर्ड के ऊपर लगा है तो मोस्टली मदरबोर्ड के ऊपर ही होता है, उसी से बसेस से कनेक्ट होता है। और सीपीयू के अंदर अपनी जो है अलग बसेस होती हैं, सीपीयू से अलग चीज़ें कनेक्ट होती हैं, वो अलग तरह की बसें होती हैं, तो ये सारी बसेस मिलके एक पूरा सिस्टम बस कहलाती हैं। A microprocessor is a small size electronic component inside a computer that perform basic arithmetic and logic operation on data। तो ये क्या होता है, एक स्मॉल साइज का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या चिप होती है जो कि आपके कंप्यूटर में लगी होती है और सारा काम करती है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर में सब कुछ होता है, उसमें सीपीयू मेमोरी सब कुछ साथ होता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है वो अपने आप में एक, और माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ एक प्रोसेसर है, कंप्यूटिंग डिवाइस जो है पूरी नहीं है। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, एक सीपीयू होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम होती है, रोम होती है, अदर पेरिफेरल्स एम्बेडेड उन्हें सिंगल चिप पे लगे होते हैं, ये एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज होते हैं, एक पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर लगे होते हैं, उसका सिर्फ उतना सा ही फंक्शन होता है, आप उसके अलावा उससे कुछ नहीं करवा सकते। सॉफ्टवेयर जैसे गाड़ी में लगा है तो वो उसके अकॉर्डिंग माइक्रोवेव में है, वॉशिंग मशीन में है, एसी में है, फैन में है, यानी जिस डिवाइस में लगा है वो उसकी फंक्शनैलिटी उतनी ही कर सकता है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर आता है हार्डवेयर के पास, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है टू अचीव द डिजायर्ड टास्क एंड आर मेनली कैटेगराइज्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये इसमें मेनली कैटेगराइज होता है सिस्टम का सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग करने का टूल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीन कैटेगरी इसकी मेन होती हैं, ये आपको याद रखना है। हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर,
कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन, हार्डवेयर अपने आप काम नहीं कर सकता, इट नीड सॉफ्टवेयर टू बी ऑपरेशनल और फंक्शनल, काम करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस, ये एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर एंड सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सारा मतलब एक ये मैनेजर और सुपरवाइज़र ये पूरा काम खुद ही करता है, खुद ही इसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना। मैनेजर कोई बाहर से आता है, कोई या तो कस्टमर आएगा या कोई और इन्वेस्टर आएगा, जो भी है उन सबके साथ मैनेजर ही जो है डील करता है। ठीक है, उसी तरह से ये इसके अंदर है, दैट इज इट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है उनसे ये इंटरेक्ट करता है, उनको मॉनिटर भी करता है, जैसे प्रोसेस को मॉनिटर करना है, और वो इसको कंट्रोल भी करता है। इसके आगे एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका बेटर क्या एक आंसर होगा। आप अपने तरह से बना के भी लिख सकते हैं, मैं वो भी तरीका बताऊंगा कहाँ से देखना है। थैंक यू।